इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तीन फेजेस हैं ब्रिटिश के आने के बाद। मर्केंटाइल फेज है, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंस कैपिटल फेज। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन मशीन मेड प्रोडक्ट्स, बट जिस प्राइस पे उसको लिया जाता था दैट कंसिडरेबली रिड्यूस एट दैट टाइम पीरियड। ब्रिटेन से क्या हो रहा था, यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड किस तरीके से हो रहा था, यहाँ से पैसा आता था इंडिया में और यहाँ से क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी क्या चीज, कमोडिटीज। मेजरली किस चीज क्या चीजें होती थी, स्पाइसेस होती थी एंड टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट। नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वाज देयर इन इंडिया, वी वर वेरी प्रॉस्पेरस। जजमानी सिस्टम एक होता था, जजमानी सिस्टम पे यू माइट गेट अ क्वेश्चन, नॉट नेसेसरली बट यू माइट गेट अ क्वेश्चन। जजमानी सिस्टम होता था, दिस वाज प्री ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो इसमें क्या रहता था कि दिस वाज लाइक अ वेरी सिमिलर टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आप क्या कर रहे हो कि एक कमोडिटी दे रहे हो, लाइक सिमिलर टू बार्टर सिस्टम, और आपको सामने वाला दूसरा कमोडिटी दे रहा है। I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. लास्ट लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट द एंग्लो मैसूर एंड एंग्लो मराठा वॉर्स। ये टाइम पीरियड क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड दैट इज एट द लेट स्टेज। जैसे ये बेसिकली टाइम पीरियड है 1792 से 1804 का जो मैप है, इस तरीके से चेंजेस आए थे इस रीजन में। अब मराठा यहाँ से एक्सटेंडेड था, पानीपत तक एक्सटेंडेड था। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत हारने के बाद देयर वर अ लॉट ऑफ टेरिटरीज दैट दे लॉस्ट। So by the time period when we reach 1818, they had lost all the territories. Subsidiary alliance हो गया था. Same with Mysore, 1799 में subsidiary alliance हो गया. So you have understood what subsidiary alliance is, what were the treaties, these things you've understood. So these are some of the things that were there. Now moving on to the economic aspect of the time period. अब 18th और 19th century में उस समय economy कैसी थी? This is a very important thing. 18th, basically we are talking about the time period from 1700 to 19 we are talking about the 1700 to 1900 कि किस तरीके से situation थी उस समय. So this is the time period 16 ब्रिटिश धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिश का स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ना शुरू हो गया बाई दिस टाइम पीरियड। ये आ रही है आवाज़? तो इस समय स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ना शुरू हो गया, बट उस समय व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन बैक देन इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस व्हाट वाज द सिचुएशन, आफ्टर द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रिटिश व्हाट वाज द सिचुएशन. सो for your basic understanding, one thing that we will be discussing, acha, this is a basic diagram that shows drain of wealth. It's a satirical picture that shows कि किस तरीके से इंडिया से wealth drain होता था. So there were different phases in which British came and they started. First they started as merchants, फिर उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल फेज आया, फिर फाइनेंशियल फेज आया. तो इसमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तीन फेजेस हैं ब्रिटिश के आने के बाद. मर्केंटाइल फेज है, हम लोग सेपरेटली विल डिस्कस इट. मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंस कैपिटल फेज. ये कब हुआ, आफ्टर ये बेसिकली ये टाइम पीरियड कब होता है, मर्चेंट्स की तरह वो स्टार्टिंग से ही ट्रेड होता था, यूरोप से हमारा ट्रेड होता था. तो बिफोर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 तक, so from the time immemorial till 1757, or you can majorly say after 1600s till 1757, this is the time period that when they are basically coming as merchants. ठीक है, 1757 तक mercantile phase चलता है. तो what they are doing, they are basically coming for trade. ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे. इनिशियली ऐसा नहीं था. इनिशियली व्हेन दे केम, इट वाज नॉट the idea was not to conquer territories. These were basically officials who came for the purpose of trade. But यहाँ पे ट्रेड में बहुत ज़्यादा they were able to earn a lot through that trade. So what happened, we have discussed that trade, किस तरीके से ट्रेड उस समय हो रहा था, ट्रेड के थ्रू what was happening. अच्छा, मर्केंटाइल फेज का there is one very important thing कि जैसे यूरोप में या फिर ब्रिटेन से क्या हो रहा था, यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड किस तरीके से हो रहा था. यहाँ से पैसा आता था इंडिया में और यहाँ से क्या होती थी, एक्सपोर्ट होती थी क्या चीज़, कमोडिटीज. मेजरली किस चीज क्या चीज़ें होती थी, स्पाइसेस होती थी एंड टेक्सटाइल्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट वाज देयर इन इंडिया, वी वर वेरी प्रॉस्पेरस.
प्रॉस्पेरिटी थी, बट प्रॉस्पेरिटी ऐसी नहीं है कि वहाँ पे गरीबी नहीं थी। प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से थी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती थी, हमारे आर्टिजन्स बहुत फ्लरिश करते थे। सो व्हाट वाज द सिचुएशन, वी हैड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर बीइंग मेड, ठीक है। सो दैट वाज द सिचुएशन। नाउ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, please remember this thing, handicraft industry and artisans, they were very popular and the things that they used to make would be sold in Europe at a very high price. So Europe से पैसा आता था और यहाँ से गुड्स जाती थी। तो what is happening यहाँ पे क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, इंडिया की तरफ, बिकॉज हमारे पास बाहर से पैसा आ रहा है, यहाँ से कमोडिटीज जा रही हैं। दिस इज what is happening. So mercantile phase basically is a situation जहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो दैट इज इन फेवर ऑफ इंडिया, यू कुड सी, बिकॉज वी आर गेटिंग दी मनी एंड वी आर एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज। सो दिस वॉज द सिचुएशन। सो हमारी उस समय क्या सिचुएशन थी कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली नहीं था, बट वी हैड अ वेरी गुड कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे इट्स नॉट लाइक दे वोंट बी इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, बट व्हाट वुड बी द सिचुएशन, 10-15 लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बट नॉट अ सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप जहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स टाइप का होगा, आर्टिजन्स होगा, बट देड बी बेसिकली इन्वॉल्व इन वन पर्टिकुलर कमोडिटी और उसको एकदम फाइन क्वालिटी कमोडिटी वहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। सो इस तरह की हमारी सिचुएशन थी। तो इंडिया में क्या था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, हमारी हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिजन्स बहुत फेमस थे, और नॉट जस्ट यूरोप। ये लोग क्या करते थे, what the European traders used to do, and majorly we are talking about the British right now, because इस समय British ही काफ़ी हद तक they had the control of the Indian region. So what they were doing, यहाँ से commodities ले जाते थे, यूरोप में उसको ले जाते थे, वहाँ बेचते थे, and they used to sell it in other countries as well. So what they were doing, they used to buy from India and they used to sell in other countries as well, not just in Europe. So this is how merchant used to earn. So there was this situation that the handicrafts and artisans were flourishing at that time period. Now one thing that is there कि हमारे यहाँ पे, but we never saw the industrialization phase, ठीक है। इंडिया में we never saw the industrialization phase। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750s के बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है ब्रिटेन में क्यों शुरू हो गया, ब्रिटेन में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, स्टीम इंजन आया था, ठीक है। देयर वर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट वर हैपनिंग इन ब्रिटेन। तो वहाँ पे दे सॉ द इंडस्ट्रियल फेज। सो सिचुएशन क्या होता है कि कोई भी कंट्री किस फेज से जाती है, जैसे वहाँ पे मर्चेंट्स होंगे, ट्रेडर्स होंगे, सेम चीज़ इंडिया में भी थी, सेम चीज़ ब्रिटेन में भी थी, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे। इंडिया में वो सिचुएशन थी, हमारी छोटे लेवल पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी। तो ये एक फेज होता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी। अब धीरे धीरे यही ग्रो करती है बड़ी इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल फेज क्या होता है, और कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। दिस वाज द सिचुएशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज, दिस वाज द सिचुएशन दैट वाज देयर इन बैक इन ब्रिटेन, कि वहाँ पे छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हुआ, ब्रिटेन का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ब्रिटेन में इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि क्या करते थे वहाँ पे इंडिया से और दूसरी कंट्रीज से ट्रेड के थ्रू बहुत पैसा सरप्लस होता था। तो सरप्लस होगा तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, सरप्लस होगा, प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से एक चीज़ होगी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, कि कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्रीज आएंगी। ये सिचुएशन होती है। मॉर्निंग। सो दिस इज द सिचुएशन दैट इज देयर कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। इंडिया में व्हाट वाज द सिचुएशन, इंडिया में ये हुआ ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कभी आया ही नहीं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। सो इंडिया में वी नेवर सॉ द इंडस्ट्रियल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश, वी नेवर सॉ द इंडस्ट्रियल फेज। सो व्हाट हैपेंड इन इंडिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में यूजुअली एग्जाम में पूछते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हमारे यहाँ पे क्या था कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिजन्स थे। अब यहाँ पे बीच में ट्रेडर्स भी, छोटे छोटे टाउन्स होते थे, ठीक है, टाउन्स होते थे, यहाँ पे स्मॉल स्केल में इंडस्ट्रीज होती थी। अब ये डेवलप कर जाती क्योंकि हमारे यहाँ से मर्केंटाइल फेज में ट्रेड हो रहा था। बट इंडस्ट्रियल फेज जब आता है, जब ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल फेज आता है, तो उन्होंने क्या शुरू किया कि इंडिया से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने शुरू किए। एंड व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सेल देयर फिनिश प्रोडक्ट्स। सो व्हाट दे वर डूइंग, बेसिकली दे वर एलिमिनेटिंग द इंडियन merchants that were there. They started eliminating the Indian merchants. So
first thing is that they started eliminating the Indian merchants. Second thing, what was happening for the reason of deindustrialization, you guys know that we talked after Battle of Buxar. जब Battle of Buxar के बाद treaty हुई थी, तो उसमें क्या था, दीवानी and निजामत rights, basically दीवानी rights came into the hands of the East India Company. Now you understand when we talked about the dual government, दीवानी and निजामत rights, दीवानी rights होती है, निजामत rights होती है. दीवानी is the revenue collection, रेवेन्यू कलेक्शन होती है, निजामत इज दी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. इसको बोलते हैं बंगाल में डुअल गवर्नमेंट. ये कब से था, 1765 से 1772 तक था. 1772 में ये एबॉलिश कर दिया गया था डुअल गवर्नमेंट. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर द टर्म डुअल गवर्नमेंट मीन्स दीवानी एंड निजामत राइट्स वर सेपरेटेड. दीवानी राइट्स, द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स वर इन द हैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, एंड इनके जो जिनको ये एम्प्लॉय करते थे हायर लेवल पे, वो ऑफिशियल्स होते थे. निजामत फंक्शंस क्या करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, इनडायरेक्टली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग थे, जैसे दीवान होते थे, जो इंडियंस थे, उन्हीं को दे दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश के पास उतनी मैन पावर नहीं थी एट दैट टाइम पीरियड दैट दे कुड एम्प्लॉय देयर ओन पीपल, इंग्लिशमैन. सो व्हाट दे डिड, जैसे उनके बिहाफ में सुपरवाइजर कौन होगा, सुपरवाइजरी जो अथॉरिटी है वो ब्रिटिश पर्सन को दी जाएगी, लेकिन फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन संभालेगा, इट वुड बी द इंडियंस. सो दिस हैपेंड. नाउ दिस आल्सो मेड इट इजियर फॉर देम टू गवर्न इंडिया. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर, जैसे हमने बात की इंडस्ट्रियल फेज में, 1765 के बाद रेवेन्यू कलेक्शन बहुत बढ़ गया था. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट. इंडिया से क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही हैं चीजें, स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रही हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वर एक्सपोर्टेड, प्लीज रिमेंबर. कभी कभी एग्जाम से पूछ लेते हैं, आई सेपरेटली टेल यू कहाँ कौन कौन से रीजन से क्या एक्सपोर्ट होता था. स्पाइसेस होते थे, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे, हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट होता था. टेक्सटाइल्स जनरली कहाँ का, टेक्सटाइल्स में यूजुअली कहाँ पे, बंगाल रीजन से टेक्सटाइल्स. ठीक है, स्पाइसेस मालाबार रीजन से, टेक्सटाइल्स यूजुअली बंगाल रीजन से, हैंडीक्राफ्ट्स भी बहुत सारे एक्सपोर्ट होते थे हमारे यहाँ से. उसके अलावा धीरे धीरे प्रोडक्शन ये बाद में स्टार्ट हुआ, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सारे जो रॉ मटेरियल्स थे लेटर स्टेजेस में इसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि जब कमर्शियलाइजेशन हुआ. ठीक है, नाउ वन थिंग दैट वी वर टॉकिंग कि इनिशियली मर्केंटाइल फेज में, जो मर्केंटाइल फेज था 1757 तक, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में था, इंडिया के फेवर में. 65 के बाद अब रेवेन्यू किसकी ट्रेजरी में जा रहा है, रेवेन्यू इंडिया के पास नहीं जा रहा, रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेजरी में जा रहा है. बेसिकली इट्स नॉट गोइंग टू द इंडियन ट्रेजरी, इट्स गोइंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स. सो बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गवर्निंग, दोज रीजन्स आर इन कंट्रोल ऑफ देम. सो बंगाल की जब हमने बात की थी, बंगाल अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वॉजंट जस्ट वेस्ट बंगाल, इट वॉज द एंटायर जो बांग्लादेश वाला रीजन है, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, इतना बड़ा हुआ करता. तो प्लीज रिमेंबर, जब हम बात करते हैं ना दीवानी राइट्स उनको कहाँ कहाँ की मिली थी, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये पूरे रीजन, बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये पूरा रीजन उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो वहाँ पे बहुत हाई रेवेन्यू दे यूज टू गेट. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे यूज टू एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स, बट नाउ व्हाट इज, हाउ आर दे पेइंग फॉर दोज इंडियन गुड्स, फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू. So are you understanding? The payment that is being done is not being done by their own, like the whatever they are, that should be technically coming from the home country. ठीक है, वहाँ से आना चाहिए. अब जो इंडियन रेवेन्यूज हो रहा है उससे ही पेमेंट कर रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग, एक्सपोर्ट हो रहा है लेकिन पेमेंट इंडियन रेवेन्यू से हो रहा है. सो यहाँ वन थिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सरप्लस जो इंडिया के पास होता, दैट इज बेसिकली गोइंग टू द होम कंट्री, दैट इज ब्रिटेन. So that surplus is what is happening. They are paying for the exports from the Indian revenue itself. वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, इंडियन रेवेन्यू से जा रहा है. सो इंडिया में जो सरप्लस होता, जो कि इन्वेस्ट होता इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, दैट नेवर हैपेंड. So this is the reason, this is the major reason that deindustrialization happened, because we never had that surplus that could be invested back in the in context of industries. So what that is what happens in India. कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, टाउन्स थे, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, टाउन्स थे, टाउन्स में धीरे धीरे मर्चेंट्स ग्रो कर रहे थे, बट ये मर्चेंट्स को ही एलिमिनेट कर दिया गया. आर्टिजन्स धीरे धीरे दे स्टार्टेड लूजिंग देयर जॉब्स. व्हाई वर आर्टिजन्स लूजिंग देयर जॉब, बिकॉज ड्यूरिंग दिस, हाँ, दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग. आर्टिजन्स का देखो एक चीज क्या हो जाती है, हैंडीक्राफ्ट इंडिया का बहुत अच्छा था, दे यूज्ड टू हैव, लाइक हैंडीक्राफ्ट इज बेसिकली हैंडमेड. What is it being replaced by? It is being replaced by the British goods. Now what was happening, जो artisans और handicrafts जो artisans जो involved होते थे इसमें, they are losing their jobs first of all, because what is being done is they are not getting the money that they used to get पहले.
Before they used to get the money according to their work, now they were not getting that money. So artisans, what is happening? They are losing their jobs. Merchants को फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है कि cheap goods कहाँ से आ रही है? ब्रिटेन से आ रही है during the industrial phase. ब्रिटेन से cheap goods आ रही है तो merchants भी, Indian merchants eliminate होना शुरू हुए. So ये सारे जब eliminate होते हैं अब ये कहाँ जाएंगे? Merchants भी कहीं involved होंगे, artisans भी, तो धीरे धीरे जो surplus पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में आ जाती है. अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी किसकी बढ़ गई? सारी इंडियंस की. इसलिए एग्रीकल्चर में क्या हुआ? इतने लोगों की जरूरत नहीं है, बट एग्रीकल्चर, बिकॉज आर्टिजन्स दे डोंट हैव अ जॉब, सो व्हाट दे इवेंचुअली डू, दे शिफ्ट टू एग्रीकल्चर एंड दे बिकम टेनेंट्स. टेनेंट्स किसके लैंड पे बन जाते हैं? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेजेंट्री है, जिनके पास लैंड है, उनके यहाँ पे टेनेंट बन जाते हैं, बिकॉज दे डोंट ओन द लैंड. So they become tenants. So this is what the situation, this is what happened during that time period. So this, let's talk about the mercantile phase. So you've understood this thing, how deindustrialization happened. Deindustrialization basically इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था. द अदर थिंग इज सरप्लस वाज गोइंग आउट in the home country. There was no surplus invested back in India. So we never saw the industrial, we did not exactly never saw, but we did not see the industrial phase during the British time period. It was only in the 20th century. जब धीरे धीरे इंडियन ट्रेडर्स आने लगे, इंडियन प्राइवेट एंटरप्राइजेस आने लगे, जब एक आइडिया डेवलप हुआ था कि we need to have our own companies or our own products that should be sold. So it only happened majorly in the 20th century that we started seeing some sort of industrial development. किस चीज़ में? जैसे टाटा came, then we had steel and other kind of industries that were developed, but it happened in the initial period of 20th century. ठीक है, 1900 के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ. बट एक्चुअल में जब हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए थी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तुम लोग को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ में आ गया क्यों हो रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री है, टाउन्स में मर्चेंट्स दे स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब्स. व्हाई आर दे लूजिंग? बिकॉज द इंडियन कमोडिटीज आर नॉट गेटिंग, लाइक उसका जो सेल है दैट इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज मार्केट अब क्या हो गया, इंडिया क्या हो चुका है, इंडिया हैज बिकम इन द सेकेंड स्टेज, इंडिया बिकम्स द मार्केट फॉर चीप मशीन मेड गुड्स. और यहाँ से रॉ मटीरियल्स जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से रॉ मटीरियल जा रहे हैं, हाँ, फिनिश गुड्स नहीं जा रहे हैं. तो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स का जॉब लूज होता है और सेम चीज होता है मर्चेंट्स के साथ, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग इनफ फ्रॉम सेलिंग द इंडियन प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो वी सॉ दी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज एंड इसीलिए एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई. तो हम जब लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे ना, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ गई. देन एग्रीकल्चर में भी एक फेज आया, वील टॉक अबाउट द फेज जब कमर्शियलाइजेशन शुरू होता है. और जब कमर्शियलाइजेशन ब्रिटिश शुरू करते हैं एग्रीकल्चर का, कमर्शियलाइजेशन इज बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, समथिंग दैट इज ऑफ कमर्शियल बेनिफिट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम पीरियड. सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग कॉटन, जूट, इंडिगो, ओपियम. ठीक है, ओपियम का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन क्यों करते थे? बेसिकली दे वर बीइंग प्रोड्यूस्ड टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, बिकॉज ब्रिटिश हैड अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग राइट्स. यहाँ पे इंडिया वॉज एन इंपॉर्टेंट कॉलोनी. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, अलग अलग रीजन्स पे इसका प्रोडक्शन होता था. तो कमर्शियलाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे देखो डिपेंडेंसी बढ़ गई, लेकिन ये बाई एंड लार्ज इट वॉज मेजरली कमर्शियलाइज्ड. कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, मान लो ये एक लैंड है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बचा जिसमें प्रोडक्शन किस चीज़ का हो रहा है, फूड क्रॉप्स का हो रहा है. फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, बहुत कम है. यहाँ पे सारे कमर्शियल क्रॉप्स है. कमर्शियल क्रॉप्स का एक सबसे बड़ा लॉस उसका क्या है कि द लैंड इज बीइंग ऑक्यूपाइड, सो फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या है कि उसको अब ऑब्वियसली इट्स नॉट अ फूड क्रॉप, सो मेजर पॉपुलेशन व्हाट इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज डिपेंडेंट ऑन फूड क्रॉप्स. बट कमर्शियलाइजेशन की वजह से फूड क्रॉप्स कम हो गए, तो जब वो कम हो गया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस ऑफ द फूड क्रॉप्स वुड बी इंक्रीजिंग एंड इवेंचुअली पीपल would know, like they will become impoverished because they can't afford. उनकी जॉब्स जा चुकी हैं, they are dependent on agriculture and they were not, it's okay, so they were not able to earn money. and इसलिए please remember one thing, 1770 में बंगाल में famine आया था. बंगाल में जो famine आया था उसमें what was the situation, just a second, so what was the situation back then in Bengal famine? 1/3 of the population was died.
1/3 पॉपुलेशन डाइड इन द बंगाल फेमाइन, क्योंकि यही सिचुएशन हो गई थी कि ब्रिटिश के अभी हम बात करें कि देखो द सिचुएशन दैट 1765 में एक्चुअल में दे गॉट कंट्रोल ऑफ द बंगाल, बट व्हाट दे वर डूइंग, जो भी पैसा आता था वो सारा बाहर जा रहा है, वो सारा इंडिया से चीज़ें ड्रेन करने के लिए बाहर ड्रेन करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, लोगों की जॉब्स जा रही थी, पीपल वर लूजिंग देयर लाइवलीहुड एंड देयर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इंक्रीज। बट क्योंकि कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है उसके साथ साथ, और दूसरी चीज़ ये थी कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, अब इंडिया में क्या है, मानसून वाला सिचुएशन है, अब ब्रिटेन को इंडिया के वेदर कंडीशंस की, क्लाइमेट का आइडिया नहीं था। सो व्हाट वाज हैपनिंग कि जब बंगाल फेमाइन आया 1770 में, उसके 2 साल पहले क्या हुआ था कि मानसून, like there was very scanty rainfall that was there, so because of that there were food crops were there was no production of, like very little production of food crops, and that is the reason that people died out of hunger. Just a second. So all these students who are online, you will find the notes in the office, so if you want the notes you can get it in the office. I don't have the handouts with me, so please get it from the office if you want it in the like the hard copy format. And if there's anything with regard to lecture, you can ask me, but anything with regard to hard copy, you'll have to ask it in the office itself. So are you guys understanding these things? Deindustrialization क्यों हुआ, commercialization की वजह से क्या situation हो रही थी, population impoverished थी, and ये इस वजह से basically what was happening, the famines used to be recurrent. So let's get back to the different phases again. अच्छा, we'll talk about, मैं एक बार ऐसे जस्ट तुम लोग को बता देती हूँ कौन कौन से phases थे, फिर we'll just get into the details of it, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पहली चीज बात कर ली है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, तुम लोग समझ रहे हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री से कभी भी ये मत कंफ्यूज करना कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते थे, जिसे 10, 15, 20 लोग इन्वॉल्व हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी बना रहे हैं वहाँ पे, सो दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये क्या होता था, कॉटेज इंडस्ट्री का फायदा क्या होता था कि पीपल यूज टू, दे वुड बी मास प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड दे यूज टू बी सोल्ड टू इंडस्ट्रीज में, मर्चेंट्स को देते थे, मर्चेंट्स उसको इवेंचुअली सेल करते थे बाहर। सो इस तरीके से ये सिस्टम था। तो मर्चेंट्स क्या होते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो विलेज लेवल पे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, वहां से ले जाते थे टाउन्स में, टाउन से पोर्ट्स, और वहां से बाहर सेल होता था। तो इस तरीके से इंडियन मर्चेंट्स फायदा करते थे। अच्छा, वन थिंग दैट इज देयर, फॉर इंस्टेंस मैं तुम लोग को जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ हाउ द सिचुएशन इन इंडिया वॉज बैक देन। फॉर इंस्टेंस दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर 100 रुपीज, अब मर्चेंट्स उसको 200 में ले रहे हैं एंड दे आर सेलिंग इट फॉर 500, सो दे वर मेकिंग सब्सटैंशियल मनी। जब जैसे ही ब्रिटिश आए तो व्हाट वाज हैपनिंग, द अमाउंट दैट दे वुड बी गेटिंग पेड वुड बिकम 50 रुपीज। अच्छा, वो उसको बाद में उसको सेल करेंगे फॉर इंस्टेंस 200 या जितने में भी, उसको और हाई प्राइस में, यू कैन से, उसको ब्रिटिश उसको हाई प्राइस में सेल करेंगे। बट जो पैसा इनके हाथ में आएगा, बेसिकली दी पीपल हु वर इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रीज, द आर्टिजन्स के पास वो बहुत कम आएगा, बिकॉज उनका डिमांड बहुत कम हो गया था। डिमांड क्यों कम हो गया था, डिमांड इवेंचुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था कहाँ पे, यूरोप में शुरू हुआ था ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, धीरे धीरे पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है। तो इस वजह से उसकी डिमांड्स कंपैरेटिवली कम हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेजरली कम हो गई, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर देन मशीन मेड प्रोडक्ट्स, बट जिस प्राइस पे उसको लिया जाता था दैट considerably reduced at that time period, ठीक है। So this is how the artisans, they were not getting paid enough for the commodities that they were producing, and बीच में merchant class को भी धीरे धीरे merchant class was also not being able to earn enough from that. So there was a relationship between agriculture and cottage industries in India. Agriculture flourish करती थी। अच्छा, प्री ब्रिटिश टाइम पीरियड व्हाट वाज द सिचुएशन, जनरली क्या होता था, यू कैन से ड्यूरिंग द मुगल टाइम पीरियड इटसेल्फ 1/3 यूजुअली रहता था रेवेन्यू डिमांड, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका कितना परसेंट होगा, 30% फॉर इंस्टेंस। सो 33 kg वुड बी गिवन टू दी would be given as a in the form of tax. So this was the situation. अकबर के टाइम पीरियड से ही ऐसे होता था, 1/3 रेवेन्यू डिमांड होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि इंक्रीज हो जाएगा, बट इट वोंट इंक्रीज वेरी कंसिडरेबली, जैसे 35% हो गया, कई बार रेवेन्यू डिमांड कम हो जाता था, बट इट यूज टू बी अराउंड 1/3 and 1/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन दैट वाज हैपनिंग। सो इस तरीके से क्या था कि पेजेंट्स की जो सिचुएशन थी दैट वाज नॉट दैट बैड,
Why was it not bad? Because they still had, out of this, they could still have a substantial amount, 30%. अगर 1/3 है, 33% है, तो they still have 77%. ठीक है, this is something that they have with them, so they can use it, they can sell it. So that was the situation that was there, कि they can sell it, they can use it, they can use it for their own needs. The situation changed after the coming of British. ठीक है, so agriculture, ये जो रेवेन्यू डिमांड था, ये चेंज हो गया था लेटर स्टेजेस में. तो अभी हम जब बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तुम लोग इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस ईयर्स पेपर, यू हैव हैड अ क्वेश्चन ऑन दी, यू हैव हैड अ क्वेश्चन ऑन महलवारी. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, रैयतवारी एंड महलवारी. ये 3 सिस्टम्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में. अब ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे? जो ब्रिटिश एक्वायर्ड टेरिटरीज थी. ठीक है, सो ऑलवेज इन द रीजन्स दैट वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश. सो योर अंडरस्टैंडिंग कि पहले रेवेन्यू डिमांड कैसे होता था. अच्छा, वन थिंग दैट इज देयर कि पेजेंट्री की कंडीशन बिकेम वर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से. वील डिस्कस इट इन डिटेल. बट ऐसा नहीं था कि पेजेंट्री की कंडीशन बहुत अच्छी थी. उनकी कंडीशन फेवरेबली अच्छी थी कंपेयर टू द ब्रिटिश टाइम पीरियड. Why was it there? Why wasn't it good during the Mughal time period? One thing that was there is, for instance, the demand itself is 1/3. It wasn't very good. Just for you to understand the basic concept कि demand 1/3 है. लेकिन वहाँ पे वो क्या करते थे कि बीच में जमींदार्स होते थे. अब जमींदार्स क्या होते थे? ये लैंड ओन नहीं कर रहे. अभी दे आर नॉट दी ओनर्स ऑफ लैंड, दे आर बेसिकली एजेंट्स. ये क्या है? एजेंट्स. अब गवर्नमेंट, फॉर इंस्टेंस कि एम्परर ने बोला, मुगल एम्परर ने, कि 1/3 हमें चाहिए. जमींदार्स को बोल दिया कि तुम एजेंट हो, तुम कलेक्ट करो, यू हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू. नाउ 1/3 इज दी, फॉर इंस्टेंस 100 kg में से दी डिमांड ओनली इज 33%. अब उसमें से क्या होता था कि फॉर इंस्टेंस ये जो 1/3 है, इसमें भी 10/11 शेयर किसका होगा? स्टेट का. और प्लस 1/11 शेयर किसका होगा? जमींदार का. ये टेक्निकली उनका था. जो 100 kg में से फॉर इंस्टेंस 33 kg का रेवेन्यू जा रहा है इन काइंड, फॉर इंस्टेंस. सो इसमें से 10/11 शेयर है स्टेट का, 1/11 शेयर है किसका? जमींदार का. बट व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू एक्सटॉर्ट मोर मनी. So for instance 100 kg हो रहा है, तो they would almost extort around 70%. So this used to happen during the मुगल टाइम पीरियड एज वेल, कि जमींदार अपने हिसाब से पेजेंट से एक्सटॉर्ट करते थे पैसा. सो स्टेट को उतना ही शेयर देंगे, स्टेट का शेयर उतना ही रहेगा जितना स्टेट ने डिमांड किया है. लेकिन व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू एक्सटॉर्ट मनी. बट वन थिंग दैट इज देयर कि रेवेन्यू वाजंट फिक्स्ड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. जैसे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, अगर 100 kg का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका 33%, अगर 50 kg का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका 33%. सो इस तरीके से क्या है कि पेजेंट को जो देना है, दैट वुड ओनली बी 33% ऑफ वट एवर द प्रोडक्शन इज. सो क्योंकि इंडिया में मानसून की वजह से प्रोडक्शन हमेशा सेम नहीं रहता था. मानसून कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है. सो देयर वर क्रॉप फेलियर एज वेल. सो दैट वाज द सिचुएशन दैट यूज्ड टू बी देयर. तो इस वजह से उस समय फेमाइन्स इतने रिकरेंट नहीं होते थे. फेमाइन्स होते थे, बट जैसे वो ब्रिटिश के टाइम पीरियड में हो गए ऐसे नहीं होते थे. क्यों? क्योंकि डिफरेंस यही सबसे बड़ा हो गया कि यहाँ पे डिफर करता था अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन. लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या हो गया था कि रेवेन्यू फिक्स्ड है. 100 kg इस साल, 100 kg नेक्स्ट ईयर, 100 kg द अदर ईयर. इट इज बिकम फिक्स्ड. सो इवन इफ there is surplus production 120 kg, even if there is 50 kg production, even if there is 30 kg production, the demand itself would remain the same. So what used to happen, the peasantry used to get into the clutches of money lenders. क्योंकि उनको क्या करना होता था, बीच में एक मिडिल मैन आ गया था. जो ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जो जमींदार जो मुगल टाइम पीरियड में एजेंट की तरह काम करता था, इसको लैंडलॉर्ड बना दिया गया था. तो ओनरशिप, इस समय ओनरशिप नहीं है, यहाँ पे ओनरशिप हो जाती है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दे वर जस्ट एजेंट्स. During the time period of British, they were made landlords. So they had the ownership. Now this is a very important thing. The customary rights की जो बात होती है ना, customary rights, कोई भी लैंड होता था. इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग दी मुगल टाइम पीरियड, लैंड पे कस्टमरी राइट्स क्या होते थे टेक्निकली. जैसे फॉर इंस्टेंस ये हमने बात की थी, मुगल टाइम पीरियड खलीसा लैंड होता था जो डायरेक्ट कंट्रोल में होता था किसके? मुगल एम्परर के. और जो लैंड्स होते थे उसको दे दिया जाता था. बेसिकली क्या होता था कि किसी का लैंड पे राइट नहीं होता था. इट वाज कस्टमरी लॉज जो वर्क करते थे. पीपल यूज्ड टू लिव ऑन द लैंड एंड
they had to give a certain revenue. So they had customary rights over the land. The peasants had customary lands. They won't be evicted from the land. But during the time period of British, this changed. So जो जमींदार होते थे, जो एजेंट्स होते थे, उन्हीं को लैंडलॉर्ड बना दिया गया, और जिनका लैंड होता था वो क्या हो गए, टेनेंट्स हो गए. सो दे बिकेम टेनेंट्स. दे हैड टू, जो उसमें से प्रोडक्शन होगा, दे हैड टू गिव अ सर्टेन अमाउंट टू दी लैंडलॉर्ड्स, और वो क्या करेगा, दैट वुड बी पास्ड ऑन टू दी ट्रेजरी, ठीक है, जो ब्रिटिश के पास जाएगा. तो ये सिचुएशन हो गई. तो वो बेसिक क्या है कि वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए रख लें, उसके अलावा जो बचे दे कैन सेल इट ऑफ. बट दिस द पॉइंट, द सिचुएशन दैट वाज देयर इज बेसिकली सब्सिस्टेंस के लिए भी उनके पास नहीं बचता था, बिकॉज रेवेन्यू डिमांड इतना हाई हो गया था ना ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दीज थ्री, लाइक तीनों सिस्टम के टाइम पीरियड में, महलवारी, रैयतवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पीरियड में रेवेन्यू डिमांड यूज्ड टू बी अराउंड 80%. लाइक इमेजिन 100 kg में से 80 kg वुड बी दी प्रोडक्शन, लाइक जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट वुड बी गिवन ऑफ. सो दे वर लेफ्ट विद वेरी लिटिल. सो कई बार ऐसा होता था कि दे डिड नॉट हैव मनी फॉर द सब्सिस्टेंस. व्हाट हैपेंड? 30, okay. So tax, it's very similar to that. So tax lab, it's like Nirmala Sitharaman back then. So are you getting there's no concession for the middle class. It's just they are being made like a fool of. They're actually being made a fool of. So that used to happen. See, the demand that would be there, 1/3 demand होता था या 33% होता था, but 80% कैसे चला जाता था? Why was it as high as 80%? क्योंकि यहाँ पे किसका एक आर्बिट्ररी ये हो जाता था, जमींदार्स का. लैंडलॉर्ड्स ना आर्बिट्ररीली चार्ज करते थे पेजेंट से. सो इस वजह से इट यूज टू गो एज हाई एज 80%, कभी कभी तो 90%. महलवारी सिस्टम में इतना ज़्यादा हो गया था कि 90% डिमांड उन्होंने रख दिया था. There was a situation कि जितना प्रोडक्शन होगा उसका 90% would be given as tax. So this was the situation at that time period. ठीक है. So handicraft industry, you've understood how it was destroyed. Basically धीरे धीरे जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे हुआ ब्रिटेन में, the Indian goods were like that. There's one thing that you need to understand कि डिमांड इनकी ऐसा जितनी कम नहीं हुई थी, बट क्योंकि बाहर प्रोडक्शन अब धीरे धीरे मशीन मेड गुड्स का होने लगा था, तो दे यूज टू गेट वेरी लिटिल प्राइस फॉर वट एवर दे यूज टू प्रोड्यूस. फॉर इंस्टेंस कि उनकी कॉस्ट ही लग गई है 100 रुपीज़, बट दे आर नॉट गेटिंग पेड अकॉर्डिंगली, बिकॉज हैंडीक्राफ्ट इज बेसिकली दे आर मेकिंग इट ऑल बाय देयर हैंड. इट्स नॉट मशीन मेड गुड्स, सो दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग रिटर्न. सो व्हेन दे आर ऑलरेडी मेकिंग लॉस, बिकॉज किस तरीके से, फॉर इंस्टेंस मान लो कि ब्रिटिश कोई गुड आ गया 110 रुपए का है, हैंडीक्राफ्ट 20 रुपए का है. अब लोग क्या करेंगे कि चीप प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उनको उस चीज से कोई फायदा नहीं होगा. दे विल आल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो बाहर में उसका डिमांड है, लेकिन इंडियन मार्केट में धीरे धीरे जब डिमांड कम शुरू होना हुआ, तो इफ दे आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, दे विल हैव टू शिफ्ट द प्रोफेशन. सो दैट इज हाउ इवेंचुअली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. अनदर थिंग इज कि एग्रेरियन स्ट्रक्चर तुम लोग को समझ में आ रहा है. जब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है एग्रीकल्चर में, तो डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो रही है, और लैंड टेन्योर और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा था. सो दैट इज द सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम पीरियड कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर. अच्छा, देयर इज वन थिंग यू रिमेंबर, इजारा सिस्टम हमने बात किया था, ठीक है, हमने बात किया था जहांदार शाह के टाइम पीरियड में एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था. हाँ, नहीं, दैट वो हिंदूज पे नहीं, इजारा सिस्टम इज बेसिकली रेवेन्यू सिस्टम होता था. उस सिंपल सा सिस्टम, जैसे हमने बात की ना कि वो लोग क्या करते थे उस समय कि इजारेदारी सिस्टम होता था. दिस इज समथिंग दैट कुड बी आस्क्ड टू यू इन द एग्जाम. इजारेदारी सिस्टम, इजारा सिस्टम या इजारेदारी सिस्टम. अब इसमें क्या रहता था, वही सिमिलर चीज है कि रेवेन्यू डिमांड है. अब ये किसको दे दिया, एक कि इनको रेवेन्यू करना है, तो एक हाईएस्ट बिडर, कोई लैंड है, इस पे कोई लैंड, अब जो जिसने भी हाईएस्ट बिड किया उसको दे दिया जाएगा कि तुम इसको यहाँ से रेवेन्यू करो. फॉर इंस्टेंस इस हाईएस्ट बिडर ने बोला कि वील कलेक्ट 200 kg ऑफ लाइक दैट बी रेवेन्यू दैट वुड बी गिवन. सो हाईएस्ट बिडर को दे दिया वो लैंड. अब उसको क्या करना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, उसको उतना पैसा देना है. अगर नहीं देगा तो इट वुड बी अगेन ऑक्शनड ऑफ टू समबडी एल्स. सो दिस वाज द इजारा सिस्टम. अगेन इजारा सिस्टम की वजह से क्या होता था कि पेजेंट्री पे बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, क्योंकि अगेन दे आर द वंस हु आर द सप्रेस्ड. दे हैव टू समहाउ have the product, this amount of production, because this has to be paid to the as a revenue. Now ijaredari system was there during that time period. Before coming of all these systems that we land revenue system,
1772 में हैस्टिंग्स था, विलियम हैस्टिंग्स, ठीक है, इसने रेवेन्यू फार्मिंग के सिस्टम स्टार्ट की, वेरी सिमिलर टू द इजारेदारी सिस्टम, वेरी सिमिलर टू द इजारेदारी सिस्टम। इसमें भी यही चीज़ था कि क्या हुआ, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू है, एक साल के बेसिस पे वहाँ पे फिक्स नहीं किया गया, लैंड रेवेन्यू 1 ईयर के लिए कि एक जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसको दिया जाएगा 1 साल के लिए, और उसको उतना देना है, रेवेन्यू उतना पे करना है। फिर बाद में इट वॉज चेंज टू 5 ईयर्स कि 5 ईयर्स के लिए सेम रहेगा, हाईएस्ट बिडर जितना भी उसने बोला उसको पे करना है। फिर अगेन इट वॉज चेंज टू 1 ईयर। तो दिस इज बेसिकली रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। प्लीज रिमेंबर this was during the time period of Hastings that was introduced revenue farming system. This was basically to generate more revenue from the people. So revenue farming में क्या था कि land revenue decide हुआ highest bidder को, very similar to इजारेदारी system. You can say it is somehow continuation of the इजारा और इजारेदारी system. ठीक है, सो इट वॉज सिमिलर टू इजारेदारी सिस्टम, वेरी सिमिलर। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि हाईएस्ट बिडर को 1 साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता था, तुमको देना है। फिर क्योंकि हर साल ये चीज, उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना इशू था, तो बाद में उसको 5 ईयर्स का कर दिया गया। फिर 5 ईयर्स में उतना रेवेन्यू जब नहीं हो रहा था तो उसको अगेन 1 ईयर। सो 1772 से लेके 1790 या फिर यू कैन से 93, इस समय तक ये वाला रेवेन्यू सिस्टम कंटिन्यूड रहा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था पेजेंट्री का। सो ये सिचुएशन रेवेन्यू फार्मिंग की कंटिन्यूड बिफोर द परमानेंट सेटलमेंट। सो रेवेन्यू फार्मिंग वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड यूज्ड टू बी वेरी हाई and there was a lot of corruption within the East India Company officials. So that was the situation, that is the reason that revenue farming was not very successful. अच्छा, इकोनॉमिक सिचुएशन ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश एरा, उस समय क्या होता था, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट ब्रीफली। जजमानी सिस्टम एक होता था, जजमानी सिस्टम पे यू माइट गेट अ क्वेश्चन, नॉट नेसेसरली बट यू माइट गेट अ क्वेश्चन। जजमानी सिस्टम होता था, दिस वाज प्री ब्रिटिश टाइम पीरियड। तो इसमें क्या रहता था कि दिस वाज लाइक एक बार्टर सिस्टम की, लाइक वेरी सिमिलर टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में आप क्या कर रहे हो कि एक कमोडिटी दे रहे हो, लाइक सिमिलर टू बार्टर सिस्टम, और आपको सामने वाला दूसरा कमोडिटी दे रहा है। इसी तरीके से क्या होता था, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट में एक रिलेशनशिप थी। लोअर कास्ट में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस बार्बर्स आर देयर, ठीक है, barbers are there are other lower caste people that are there, for instance you can say different other professions that were there. So what they are doing, barbers and other professions, what they are doing, they are providing services to the higher caste. In return इनको क्या मिलता था, lower caste को they used to get things in cash and kind, जैसे कभी grains दे दिया इनको, कभी cash दे दिया। तो ये एक सर्विस थी which was like a mutual relationship between the higher caste and the lower caste. इसको बोलते थे जजमानी सिस्टम। हायर लोअर कास्ट, बार्बर्स, वीवर्स एंड डिफरेंट अदर लोअर कास्ट पीपल, दे यूज्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और इसके बदले में इनको जनरली ग्रेन्स मिलते थे एंड कैश मिलते थे। तो ये एक बहुत ही, हाँ, ग्रेन्स उगा सकते हैं। जनरली क्या हो रहा है, अब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज दिस, इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, दिस इज अ म्यूचुअल, ये सिस्टम एग्जिस्ट करता था दैट टाइम पीरियड। ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर में लोग नहीं इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में पेजेंट्स इन्वॉल्व है। जो बार्बर है फॉर इंस्टेंस, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो एग्रीकल्चर में एट द सेम टाइम नहीं इन्वॉल्व है, तो उसके बदले में उसको चीजें मिलती थी फ्रॉम द हायर कास्ट। सो दिस इज बेसिकली, हाँ, ऑक्यूपेशन बेस्ड था ये, हाँ, नॉट लाइक टुडे। सो इट वॉज बेसिकली, अभी तो जैसे ये होता है ना कि इट इज बेसिकली ऑक्यूपेशन बेस्ड, और एक ये रिलेशनशिप होती थी, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होती थी बिटवीन द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। सो दिस वॉज जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल वैसे, बट यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स। हो सकता है यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस इन द प्रीलिम्स, और मेन्स में भी आ सकता है, बट नॉट नेसेसरली अभी इतना इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, यू नो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सो व्हेन, लाइक प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वी मीन बाय इट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दैट वर देयर। इमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज हो रखा था, मर्चेंट्स होते थे, और मर्चेंट्स जो आर्टिजन्स जो बनाते थे उनके साथ रिलेशनशिप एक थी। आर्टिजन्स वो मर्चेंट्स को सेल करते थे, और मर्चेंट्स यूज्ड टू सेल दिस आउटसाइड। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बिफोर इट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, small scale industries were there. India had a good fair share in the global trade. क्यों? India had a good, और India का हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा पॉजिटिव होता था,
ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस वॉज बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ने धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू किया, उसके पहले का था, जजमानी सिस्टम थी। अब इस तरीके से क्या है, तुम लोग ये चीज समझ रहे हो, इट वॉज not that people were not impoverished, but it was not as bad it was during the British time period, because यहाँ पे the people of different occupations, they are also getting money cash kind में. The people who are involved in agriculture, there's a substantial section that is involved in agriculture. So it's not the entire population that is involved in agriculture, it's only a certain section that is involved in agriculture. Because और कौन से हैं village में, there are different other occupations, merchant artisans है, they are involved in their occupation. agriculture में तो ऐसे हो गया, मान लो कि 30% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, 20% आर्टिजन्स हैं, एंड देयर आर लाइक अदर पॉपुलेशन दैट आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशंस. सो एवरीबडी इज लाइक दिस अ बैलेंस दैट वाज देयर. द इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोडिपेंडेंसी थी सबकी एक दूसरे पे. तो एक ये चीज भी होता था, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था. मर्चेंट्स आर्टिजन्स को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश नहीं करते थे. दे यूज्ड टू पे देम वेल, बिकॉज व्हाट यूज्ड टू मर्चेंट्स यूज्ड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द कमोडिटीज, बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत थी बाहर. जो हैंडीक्राफ्ट्स होती थी इंडिया की, उसकी वैल्यू बहुत थी बाहर. तो दिस, हाँ. और अच्छा, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जैसे अभी हम विल टॉक अबाउट इट, मुगल्स के टाइम पीरियड में इनके कोर्ट्स में बहुत सारे लोग होते थे, पेंटर्स होते थे, they were painters, they were artisans, they were different artisans, because you know the kind of things that used to be made during the time period of Mughals. लेकिन मुगल्स के डिक्लाइन के बाद ना इनके they started losing jobs. So what they started, where did they start going to? नवाब्स के कोर्ट में जाना शुरू किए, नीचे के लेवल पे. तो जब हम बात करते हैं ना कि रीजनल पेंटिंग्स इमर्ज की, इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, बिकॉज जो इनके पेंटर्स थे, आर्टिजन्स थे, दे स्टार्टेड गोइंग टू अदर रीजन्स, और वहाँ पे रीजनल पेंटिंग्स शुरू हुई. लेकिन उसके बाद नवाब, जब धीरे धीरे इनकी पावर भी कम हो गई, उनकी भी जॉब्स लूज हो गई. अगेन व्हाट इज हैपनिंग, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन द विलेज इकोनॉमी. So धीरे धीरे they also started losing. So during the time period of during the British time period, there were different kinds of paintings and other things that were emerging, because people from the Mughal court, they started migrating to different regions. जैसे कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया. So we have the Kangra school, we have Bani Thani, you've heard. So ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट हो जाते हैं. तो ये किस तरीके से इमर्ज किए, बिकॉज मुगल के कोर्ट से जो बड़े बड़े पेंटर्स थे, आर्टिजन्स थे, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू डिफरेंट रीजन्स. लेकिन वही ब्रिटिश के आने के बाद they also started losing their jobs. So that is the situation that was there. Are you understanding कि regional paintings or regional different kinds of things, how did they emerge? So you've understood जजमानी system, India global trade में balance of trade था, इसीलिए ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. ब्रिटिश के लिए इंडिया सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलोनी थी उसकी. क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलोनी थी? क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें ट्रेड करता था ब्रिटिश, दे यूज्ड टू सेल इट एट अ वेरी हाई प्राइस. ठीक है, सो दे यूज्ड टू सेल इट एट अ वेरी हाई प्राइस. इंडस्ट्रीज, कॉटेज टाइप इंडस्ट्रीज वर देयर, देयर वर टाउन्स दैट वर देयर, बट टाउन्स फ्लरिश नहीं कर पाए. टाउन्स फ्लरिश क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वही सेम चीज़ है, मर्चेंट्स दे वर नॉट अर्निंग इनफ. सो दैट इज द रीजन दैट द टाउन्स वर नॉट फ्लरिशिंग एट दैट टाइम पीरियड. कौन सा? एक मिनट, मुझे याद भी नहीं है कहाँ से स्टक हुआ. जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कोई बात नहीं. जो चीज़ें हमने डिस्कस की है, लाइक ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स हैं. सो हाँ, मर्केंटाइल फेज. हाँ, मर्केंटाइल फेज कहाँ से है? यहाँ पे मर्केंटाइल फेज में ये टाइम पीरियड क्यों है? मतलब इट इज जस्ट गिवन ऐसे. See the trade used to happen like with the European region. ठीक है, so trade used to happen, merchants used to be there. अब वो चीज़ like सचिन मैं डिस्कस कर लूँगी उसको. ठीक है, मैं बस ये थोड़ा सा समझा दूँ. तो मर्केंटाइल फेज में मर्चेंट की तरह वो ट्रेड करते थे. यहाँ से ब्रिटिश दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट इंडियन कमोडिटीज, एंड यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस ज्वेलरी आती थी. अच्छा, देयर इज वन थिंग दैट इज देयर. For the online students, I'll repeat it once again. Just give me like 10 minutes. I'll repeat it for you. ठीक है, I'll give you break of 10 minutes. I'll just repeat it for them. ठीक है, because it was stuck in between. So mercantile phase में क्या हो रखा था कि they used to trade. अच्छा, one thing that was there, that was happening, क्योंकि यहाँ से इंडिया के पास एक तरीके से इंडिया के पास पैसे आ रहे थे, यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड हो रहा था. अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा इससे अर्न कर रहे थे. सो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम पीरियड इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग. क्यों फर्स्ट एक्ट आया? जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया,
रेगुलेटिंग एक्ट किसने किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इम्पोज किया ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स पे, 73 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट इज बेसिकली रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सो दी हाँ करप्शन की वजह से। सो व्हाट वाज बेसिकली हैपनिंग कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स के जो ये थे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, अब ये सब इनके पास पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन कंपनी क्या हो रही है? बैंकरप्ट हो रही है। ठीक है, कंपनी को ये क्या करते थे, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, वी नीड मनी, बट व्हाट द ऑफिशियल्स जो खुद प्राइवेटली दे यूज्ड टू हैव बिग बंगलॉज। ठीक है, सो द पार्लियामेंट वाज नोटिसिंग कि इनके खुद के पास तो इतना पैसा है, तो कंपनी, हाउ इज कंपनी इनकरिंग लॉस? हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पीरियड में तो ये पूरी चीज़ हुई थी। दैट विल डिस्कस जब हम डिस्कस करेंगे, तो क्लाइव के टाइम पीरियड में हुई थी। सो दिस इज व्हाट, सो द पार्लियामेंट डिसाइडेड दैट द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी नाउ रेगुलेटेड। सो 1773 में फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो क्या चीज़ हो गई थी कि वी हैड द गवर्नर, इसके पहले भी वी हैड द वाइसरॉयज गवर्नर्स दैट वर देयर। फर्स्ट टाइम पीरियड में गवर्नर ऑफ बंगाल, और 3 प्रेसिडेंसीज है। गवर्नर ऑफ बंगाल तो उसके नीचे आ जाते थे, इसके नीचे आ जाते थे बॉम्बे एंड मद्रास, तो इसके पास मेजर पावर था, एंड दे वर बोथ लाइक सबऑर्डिनेट टू दी बंगाल प्रेसिडेंसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हमने बात की थी एंग्लो मराठा की, तो एंग्लो मराठा में वी वर डिस्कसिंग की बंगाल में जो कैलकाटा काउंसिल है और बॉम्बे में जो गवर्नमेंट बैठी है, उनके बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यही था, बिकॉज दे वर सबऑर्डिनेट टू दी काउंसिल दैट वाज देयर इन बंगाल। ठीक है, we'll discuss those things. So that is the reason that regulation was required for the East India Company. Now mercantile phase is 1757 तक. Moving on to the second phase, mercantilism. अच्छा, second phase को technically you can say it is a subsection of the mercantile phase. मतलब not necessarily the second phase but the subsection. 1757 से 1813 क्यों? 1813 में भी एक रेगुलेशन आया था। मतलब यूरोपियंस के साथ ट्रेड तो 1458 में स्टार्ट हो गया था। हाँ, पोर्चुगीज 1498 के अराउंड। तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्यों नहीं हो पाया इंडिया में? इंडस्ट्रियल पूरे 2 सेंचुरीज हो गए। हाँ, मतलब स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज तो तभी भी हाँ हाँ। तो ये 2 सेंचुरीज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन में तुम्हें क्या लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा है तो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? मशीनरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं डेवलप हुई थी। यूरोपियंस आ रहे थे, बट यूरोपियंस वो टेक्नोलॉजी, जस्ट अ सेकेंड, यूरोपियंस ने वो टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं लाई। आई टेल यू वन थिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन 1750s के अराउंड हो रहा है। मैं बस सिंपल तरीके से तुम्हें समझाती हूँ कि यूरोप में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ब्रिटेन में हो रहा है। ब्रिटेन में क्यों हो रहा है? ब्रिटेन में वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सिस्टम आया। ठीक है, तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो चर्च है, और चर्च का सिग्निफिकेंस काफ़ी कम हो गया, क्राउन की इंपॉर्टेंस कम हो गई, तो पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस जब बढ़ी तो धीरे धीरे व्हाट वाज हैपनिंग, इवन पार्लियामेंट बढ़ा, रेनेसा वाला टाइम पीरियड आया। अब रेनेसा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, सी वॉयजेस हो रहे हैं। सी वॉयजेस की वजह से यूरोपियंस आए इंडिया में और अलग अलग रीजन्स में, इंडोनेशिया में, फिर वी कैन से यूएस में, यूएस के अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे क्या हुआ था कि बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ द रेनेसा, व्हाट वाज हैपनिंग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे यूरोप में। सो इंडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। 1750s के पहले स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ। सो जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस या कुछ भी, दीज आर ऑल हैपनिंग इन ब्रिटेन। सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इट वाज द प्रीसीडिंग 1750s के पहले डेवलपमेंट हो रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो जो 200 सेंचुरीज की यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज नॉट द टाइम पीरियड दैट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वर हैपनिंग थ्रू आउट, बट इट वॉज जस्ट द टाइम प्रीसीडिंग द 1750s when the industrial revolution ultimately happens. समझ में आ रहा है? And one thing that is there, they would never bring those technologies to India because that is not going to benefit them. What are they going to bring? The only things that are going to benefit them. So जब इंडिया में, जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे जब हम थर्ड फेज की बात करेंगे, फाइनेंस कैपिटलिज्म की, फोर्थ फेज या इसके हिसाब से फोर्थ फेज, बट टेक्निकली द थर्ड फेज। ठीक है, इसको तुम लोग सब सेक्शन मान लो। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम पीरियड बिकॉज ये बहुत सब्सटैंशियल टाइम पीरियड है। मर्केंटाइलिज्म विद पॉलिटिकल पावर, बिकॉज बाय दिस टाइम पीरियड 1757 के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, दे हैड कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज। नाउ द रीजन दैट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, सो मर्केंटाइलिज्म की फाइनेंशियल फेज की जब हम बात करेंगे, तो फाइनेंशियल फेज पे इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रेलवेज
एंड रोडवेज सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, बैंकिंग का डेवलपमेंट हो रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स का कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स, इनमें डेवलपमेंट हो रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं? रोड्स का क्यों हो रहा है? जो अंदर से इनसाइड, हाँ, रोड्स से यहाँ से ये जाएगा रेलवेज, रेलवेज से जाएगा पोर्ट्स। सो दिस इज द रीजन दैट द डेवलपमेंट इज हैपनिंग। बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और भी हो रहा था। देयर वर स्कूल्स दैट वर आल्सो बीइंग ओपन, स्कूल्स भी हो रहे थे, फिलेंथ्रोफी भी हो रही थी। फिलेंथ्रोफी लेकिन कौन कर रहे थे? इंडियंस कर रहे थे मेजरली। सो एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हो रहा था। अब यू विल से कि एजुकेशन में इनको क्या पर्पस है? एजुकेशन में इनका पर्पस मेन था डेवलपमेंट का, क्योंकि पहली चीज़ है कि इनके पास दे डिड नॉट हैव इनफ मैन पावर। So they did not have enough manpower. So what they needed loyal Indians. They needed loyal Indians जो इनके लिए वर्क करें। तो इनको बेसिकली एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट क्यों शुरू हुआ? वील टॉक अबाउट इट सेपरेटली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट क्या किया? इंग्लिश एजुकेशन, कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस होंगे, उनको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो हमारे करिकुलम के हिसाब से होगी। सो व्हाट दे विल बी डू, दे विल बिकम लॉयल टू अस। सो दैट इज व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग कि लॉयल इंडियंस होंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन। दैट डिड नॉट हैपन वाई? दो चीज़ों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दैट ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले किया था क्योंकि जो आइडियाज़ थी लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, ये सारे आइडियाज़ व्हाट वर बीइंग, these ideas were emerging and these English educated Indians, they were learning those ideas. So that is the reason कि they understood कि यार ये तो हमें धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी से ड्रेन कर रहे हैं। जो यही तुम समझो एजुकेशन है। अब लॉयल इंडियंस, उन्हें लगा लॉयल इंडियंस हो गए, लेकिन इंडियंस किस तरीके से आए? आरसी दत्त एंड दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अब इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तुम लोगों को पता है, यू गाइस मस्ट बी अवेयर इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस ईयर, कि पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ दादा भाई नौरोजी एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त की, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, ये याद रखना। दादा भाई नौरोजी 1901 में आई थी, दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन दोनों का पर्पस क्या है? दादा भाई नौरोजी ने एक्सप्लेन किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि इंडिया से कैसे वेल्थ ड्रेन किया जा रहा है टू दी होम कंट्री। एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री में आरसी दत्त ने किस तरीके से बताया कि इकोनॉमिकली कैसे इंडिया इम्पावरिश हो रही है अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश। सो इन दोनों ने बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया कि ब्रिटिश के आने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एजुकेशन भी जो उन्होंने दिया दैट इज नॉट फॉर आवर बेनिफिट, दे आर बेसिकली trying to have a set of people who are loyal to them. But because they started reading, so they started understanding what was the situation. Now the balance of trade that was in favor of India had shifted completely, because what was being done, हमारे यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग, हमारे ही रेवेन्यू से उसका पेमेंट हो रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि हमारी प्रोडक्ट्स को खरीद के बाहर दे रहे हैं, हमारे रेवेन्यू से पेमेंट कर रहे हैं। सो कुछ बाहर से हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग रेन्ड आउट ऑफ आवर कंट्री। The tax. So revenue basically Bombay presidency, Bengal presidency and Madras presidency में जो भी revenues आ रहे हैं, what is being done? So यहाँ से जो चीज़ें export हो रही हैं, पहले mercantile phase में क्या हो रहा था कि finished goods export हो रही थी। mercantile phase में जब political power भी साथ में आया तो यहाँ पे finished goods, अच्छा उस समय क्या था, finished goods export हो रही थी, बाहर से क्या आ रहा है, gold, silver and other things are, we also used to get these kinds of commodities, gold, silver import होता था इंडिया में। उसके बदले में जैसे हमारे यहाँ से स्पाइसेस का ट्रेड होता था, टेक्सटाइल्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का, वहाँ से इन रिटर्न गोल्ड, सिल्वर और अदर प्रेशियस ज्वेलरीज वर कमिंग। इस समय जब पॉलिटिकल पावर आया तो इनके पास रेवेन्यू भी आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ से फिनिश गुड्स जा तो रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, फिनिश गुड्स आर ऑल्सो गोइंग, बट वॉट इज दे बीइंग पेड? रेवेन्यू ऑफ बंगाल। ठीक है, रेवेन्यू ऑफ बंगाल। सो यहाँ से कोई यहाँ टू वे ट्रेड नहीं हो रहा है, दिस इज टेक्निकली वन वे। See, नहीं, there is one thing, two concepts are there, colonialism and imperialism. ठीक है, imperialism is a larger terminology, colonialism comes under that. Imperialism is basically empire expansion. So what the idea itself during that time period itself, the idea, colonialism क्या होता है, imperialism is empire, जैसे British empire बोलते हैं,
तो ब्रिटिश का एम्पायर सिर्फ इंडिया नहीं था, यू नो ब्रिटिश हैड एक्वायर्ड सो मेनी अदर कॉलोनीज। कॉलोनियलिज्म का पर्पस क्या था, कॉलोनीज बना के वहां पे बेसिक उनका पर्पस ये था कि उसको गवर्न करेंगे लेकिन फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो दे आर नॉट टेक्निकली, इंपीरियलिज्म इज बेसिकली एम्पायर एक्सपेंशन है, तो इनका एम्पायर एक्सपैंडेड था लेकिन कॉलोनी को गवर्न करेंगे फ्रॉम आउटसाइड। दे हैव देयर ओन पीपल, दे हैव एंड दे हैव आल्सो people, Indian people are also the ones who are employed. So army जब हम बात करते हैं इंडिया की जो आर्मी थी, they hardly, it would be 1/10 or probably 2/10 of the people that were British, और 2/10 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 1/10 बोल सकते हो कि ब्रिटिश बहुत कम थे, it were the Indians that were employed in the British army. So what they were doing basically indirectly क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं उसको, कंट्री को। सो कॉलोनी इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंपीरियलिज्म इज बेसिकली दी एम्पायर, और कोलोनियलिज्म का आइडिया कैसे होता है, वो उसको क्या करते हैं, वो कॉलोनी से एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और उसको मार्केट की तरह भी यूज करते हैं। दैट कॉलोनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ मार्केट प्लेस। सो इंडिया स्टार्टेड एक्टिंग एज अ मार्केट प्लेस इन दी इंडस्ट्रियल फेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ सेकेंड फेज में व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली टेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ले जा रहे हैं यहाँ पे। Even the raw materials was also started, they started exporting raw materials as well during this time period. But how is it being paid? From the revenue of Bengal, ठीक है। So revenue यहाँ से जा रहा है। अच्छा, थर्ड फेज में are you understanding these things? Colonialism, imperialism और क्या सारी differences है। Drain of wealth बहुत important है। Drain of wealth I'll explain it to you in detail also. So it was coined by दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कभी कभी क्वेश्चंस तुम लोगों से पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में था। दे यूजुअली आस्क इन स्टेट पीसेस वगैरह 1901 में, ठीक है। सो ये जस्ट रिमेंबर द डेट ईयर, नॉट नेसेसरली इन द यूपीएससी, ये तुम लोगों को मिल जाएगा, बट यूजुअली दे आस्क द ईयर ऑफ द पब्लिश, when was it published? So 1901 में। Drain of wealth from India took place in second half of the 18th century, around 1750s. It involved transfer of resources and wealth from India to England without providing any equivalent return. Understanding the drain of wealth, equivalent return क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे ही रेवेन्यू से पेमेंट किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ पेमेंट हो रहा है। So that is the terminology that was just a second, that was introduced by दादा भाई नौरोजी कि there is no, this is very important, कि transfer of resources and wealth from India without providing any equivalent return. Just write it down. So for the people who are online, I'll discuss it once we are like done with this thing. So if you have any other, like what are the doubts that you have, just you can ask me and I'll clear it out for you. Because I don't know where the video was exactly stuck at what time. So if you could just tell me what part did you miss out, so I'll explain it to you. So drain of wealth was this. So for the people who are online, so we have been talking about different, we've been talking, first we were talking about the way different phases were there. The mercantile phase, mercantile phase is there, then the second phase is combined with the mercantile, and the time period when they have the political power. So political power, when do they have political power? After the battle of Plassey and after the battle of Buxar, when they have the Diwani rights of the Bengal region. The third phase is the industrial phase. Industrial phase is basically the time period when there's industrialization happening in Europe, or you can say not exactly Europe, you can say Britain mein industrialization is happening. So that is the industrial phase. So what was happening at that time period? The finished products would be imported in India, and the raw materials were exported from India. So that is the industrial phase. Fifth phase is finance capital phase. So finance capitalism phase is basically the time period when we are like there's investment happening in India. So this is the fourth phase. Now talking about the maybe like you guys write down, I'll just explain to the people who are online. So we were talking, most probably you've missed the deindustrialization phase. So what is deindustrialization phase? It is basically the time period when India did not see industrialization. There was no industrial growth. So industrialization didn't happen when it was supposed to happen in India. So cottage industry थी,
merchants were there, towns were there. So technically, if there was investment in India, the surplus would have been invested in India. We would have seen some sort of technological development, and in return, we would have seen the coming of industries. But this never happened, because what was happening, the surplus itself was going to the going to Britain, the home country. How was the surplus going to the home country? The way, because the revenue that was being generated was used to pay the things for used to pay for the things that were being exported. So this is basically the idea that the revenue. अच्छा, one thing that is there, revenue से export सिर्फ नहीं पे होते थे, revenue और किस किस चीज़ के जाते थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे सारे उनके, उसके अलावा एक ऑफिस होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, ये कहाँ पे था, इंग्लैंड में, लंदन में था, ठीक है, लंदन में था। तो ये ऑफिस था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब क्या होता है, जैसे बेसिकली क्राउन आ गया, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन ऑफिस हो गया, उसके नीचे क्या आ गया, गवर्नर आ गया, गवर्नर जनरल या गवर्नर, उसके नीचे आ जाते जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके नीचे आ गए गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। ये सिस्टम होता था, ठीक है, ऐसे होता था बिफोर 1857 के टाइम पीरियड के पहले होता था। तो जो पेमेंट होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस का, वो भी इंडियन रेवेन्यू से जा रहा था। सो दैट इज हाउ तो पे रेवेन्यू, वट एवर रेवेन्यू वॉज गोइंग, इसीलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं कि रेवेन्यू पेमेंट अलग अलग चीज के लिए होता था। जो इंडिया से कमोडिटीज जा रही थी उसका होता था, जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे इंडिया में उनके लिए होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस का भी पेमेंट यहीं से होता था। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि लंदन में जिसका ऑफिस था, उसका भी पेमेंट कहाँ से होता था, इंडिया के रेवेन्यू से होता था। सो दिस इज हाउ द ड्रेन ऑफ वेल्थ हैपेंड। सो वन थिंग दैट इज देयर, लाइक there is this thing, home charges क्या होते थे, there's a term known as home charges. I'll explain it to you what the home charges mean. So home charges basically क्या होते थे कि the payment of the secretary of state for India, जो लंदन में ऑफिस था उसका जो पेमेंट था, that used to go from the Indian revenue, Indian treasury, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स अर्न करते थे बंगाल की रेवेन्यू से, ठीक है, दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज जो पेंशन होता था, द ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर, अब वहाँ पे क्या होते थे, सिविल एंड मिलिट्री पर्सनल्स होते थे, सिविलियंस होते थे, सिविल एंड मिलिट्री पर्सनल्स होते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल्स होते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल्स होते थे। तो क्योंकि अब धीरे धीरे उनको एडमिनिस्टर भी करना था, जो टेरिटरीज उन्होंने एक्वायर की थी, तो इनकी भी जो सैलरीज थी वो कहाँ से जाती थी, इंडियन रेवेन्यू से जा रही हैं। तो ब्रिटेन से कुछ नहीं आ रहा है, there's nothing that is coming, their salary is entirely being paid from the Indian revenue. So one thing that is there, secretary of state के जो charges थे, payment है, pension है, salaries है, that is going from the Indian revenue. The payment to the civilians and military personals that were employed in the British services, that was being done from the Indian revenue. And the other things that is being done is basically the other charges that included was the commodities के लिए जो पेमेंट होता था। अच्छा, one thing that is there, तो जो होम चार्जेस थे 1857 के पहले कितने होते थे, 1857 के पहले, 1857 इज द टाइम पीरियड जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले, इट यूज्ड टू बी अराउंड 10 to 13% होम चार्जेस। अब होम चार्जेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वर द होम चार्जेस? विल आल्सो सेपरेटली आल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट वर देयर। सो इट यूज्ड टू बी अराउंड 10 to 13% 1857 के पहले, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके लेटर स्टेज में अराउंड 50 years, 1857 से यू कैन से 1900 तक, it increased, the home charges increased. So home charges increased around 24%, it became around 24%. So this is the extent कि imagine इंडिया से जितना भी रेवेन्यू आ रहा है, इंडियन रेवेन्यू का 24% किस में जा रहा है, पेमेंट के लिए जा रहा है। किसके पेमेंट के लिए? जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के एम्प्लॉयज़ इंडिया में एज वेल एज बैक इन ब्रिटेन, सो उनके पेमेंट के लिए जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग बेसिकली होम चार्जेस। अराउंड 1900 के बाद कितना इंक्रीज हो गया था, तो देयर वाज लाइक द एक्सटेंट टू विच द होम चार्जेस वर देयर, it used to be around 20, it used to be around more than around 17 million pound. So that was the extent, 17 million pound was the extent to which the home charges were there at that time period. So home charges includes different elements. So we've talked about the salaries and pensions that were there included in the home charges. अच्छा, home charges के constituents की एक बार बात कर लेते हैं। Apart from the salaries, what other things used to be included in the home charges? You don't have to remember ये सारी details, just for the basic understanding कि किस तरीके से इंडिया की जो revenue थी, that was basically being spent on the
यूरोपियंस, दैट वाज बेसिकली बीइंग स्पेंट ऑन दी ब्रिटेन अपने पर्पस के लिए एक्सपेंड करता था उसको. तो होम चार्जेस में देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर देयर. जस्ट अ सेकेंड. कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जैसे होम चार्जेस पे क्वेश्चन आ सकता है. जनरली क्या करते हैं, दे यूजुअली आस्क क्वेश्चंस ऑन रेन ऑफ वेल्थ. दादा भाई नौरोजी पे भी क्वेश्चन आ चुका है. सो देयर वर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ होम चार्जेस. पहली चीज क्या होती थी, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स. यू रिमेंबर जब हमने बात की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, वी वर टॉकिंग अबाउट द कमिंग ऑफ डच, तो शेयर होल्डिंग वाली सिस्टम स्टार्ट हो गई थी. यू रिमेंबर, लाइक हमने बात की थी, वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट टाइम पीरियड. अच्छा, शेयर होल्डर्स क्या होते थे, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते थे, उनका डिविडेंड पेमेंट किससे हो रहा है, इंडियन रेवेन्यू से हो रहा है. सो दीज आर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द होम चार्जेस, कि जो भी इंटरेस्ट है वो सारी चीज़ें कहाँ से जा रही है, होम चार्जेस से जा रही है. सो इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स, सॉरी इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स. हाँ, डिविडेंड या इंटरेस्ट मतलब दोनों ही चीज सेम ही हो गई. डिविडेंड इज बेसिकली देयर शेयर इटसेल्फ. मैंने दो चीज लिख दिया था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिख दिया था. सो इट्स बेसिकली दिस वन एंड द सेम थिंग कि इंटरेस्ट बोल लो या डिविडेंड बोल दो. डिविडेंड जो उनका बेसिकली जो शेयर है. सो दिस इज वन थिंग, इंटरेस्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. द अदर थिंग इज पब्लिक डेट. सो पब्लिक डेट, वी आर टॉकिंग अबाउट दी राइज ऑफ पब्लिक डेट. अब उस समय क्या हो रहा था, पब्लिक डेट क्यों यूज हो रहा था, लाइक कैन यू टेल मी कि उस समय पब्लिक डेट क्यों लिया जा रहा होगा. पब्लिक डेट किस चीज़ के लिए लिया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में. ठीक है. सो पब्लिक डेट कहाँ से रेज हो रहा था, इट वॉज बीइंग रेज फ्रॉम ब्रिटेन. अब उस पर भी उसका भी इंटरेस्ट जाएगा. तो जो पब्लिक डेट पे इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू. और इस इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस चीज़ के लिए था, कंसोलिडेशन के लिए था, कंसोलिडेशन ड्रेन का. दूसरी चीज पब्लिक डेट क्यों ली जा रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लोग क्या कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे. और कन्क्वेस्ट और कंसोलिडेशन ये दो चीज है. कनकर करना, कन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन. सो कंसोलिडेशन के लिए कॉन्क्वेस्ट के टाइम पीरियड में इनको पैसे की जरूरत होती थी, किस चीज में, डिफरेंट बैटल्स में. सो दे ऑल्सो यूज टू टेक मनी फ्रॉम ब्रिटेन. सो पब्लिक डेट इस चीज के लिए भी यूज होता था. जो अलग अलग बैटल्स हो रहे थे, कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे, उसमें पैसे की जरूरत होती थी. एंड दिस इज वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट द पब्लिक डेट वाज यूज्ड फॉर conquest and consolidation. So that was one thing that it was being used for. Now around 1900 कितना public debt increase हो गया था, 224 million pounds. This was the extent of the public debt that the British government in India had. ठीक है. This is the extent of public debt that they had by the time period of 1900. 224 million pounds. It's just the extent to tell you कि किस तरीके से ये लोग लेते थे. Because debt का purpose ये नहीं था, debt का purpose ये नहीं था कि इंडिया में कुछ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करना है. ठीक है. जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज बेसिकली फॉर देयर ओन पर्पस. सो पब्लिक डेट पहली चीज होती थी, कॉन्क्वेस्ट और कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन यू गाइज अंडरस्टैंड किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहे हैं पावर, बेसिकली कनकर कर रहे हैं रीजन और अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली द कंसोलिडेशन. द अदर थिंग इज सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि जो इंडियंस और ब्रिटिश एम्प्लॉयड होते थे सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में, उनका भी पेमेंट कहाँ से हो रहा है, बंगाल के रेवेन्यू से हो रहा है. जो क्योंकि दीवानी राइट्स उनके पास है तो रेवेन्यू से हो रहा है. दिस अनदर थिंग, स्टोर परचेजेस होता था. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस में कुछ होती थी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स होती थी, मिलिट्री या सिविल रिक्वायरमेंट्स होती थी, मरीन डिपार्टमेंट की, उसका भी पेमेंट. तो जो लंदन में फॉर इंस्टेंस जैसे सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट तो इंडिया में हो गया, जो लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस में जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, इसकी सैलरी के अलावा और सारी चीज़ों का भी पेमेंट किससे हो रहा था, इंडियन रेवेन्यू से हो रहा था. फॉर इंस्टेंस कोई भी मरीन रिक्वायरमेंट हो गया या मिलिट्री रिक्वायरमेंट हो गया, उन सब चीज़ों की भी पेमेंट किससे हो रही है, होम चार्जेस से जा रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज रिमेंबर काउंसिल बिल्स. काउंसिल बिल्स पे यू कैन गेट अ क्वेश्चन, यू माइट गेट अ क्वेश्चन. काउंसिल बिल्स क्या होते थे, बेसिकली ये किसको दिए जाते थे, फॉर इंस्टेंस किसी ब्रिटिश को ट्रेड करना है तो उनको कुछ कमोडिटी चाहिए, इंडियन कमोडिटी, सो दे हैव टू पे इट इन इंडियन रुपीज. सो काउंसिल बिल्स वाज बेसिकली इशूड टू देम. उनसे क्या लिया जाता था, पाउंड लिया जाता था, उसके बदले में उनको इंडियन रुपी दिया जाता था. सो दे कैन परचेज द इंडियन कमोडिटी. और काउंसिल बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था उस समय. सो इट यूज टू हैव अ सब्सटैंशियल शेयर.
सो जितना भी होम चार्जेस था उसमें काउंसिल बिल यूज टू हैव अ सब्सटैंशियल शेयर इन द एंटायर होम चार्जेस। ये सारे होम चार्जेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और काउंसिल बिल बेसिकली क्या होता था कि इंडियन रुपीज दी जाती थी मर्चेंट्स को, इंडियन रुपीज, सो दे कुड परचेज दी इंडियन गुड्स। ठीक है, पाउंड के बदले में दे आर बीइंग गिवन इंडियन रुपीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग काउंसिल बिल्स क्या होता है? दिस वाज बेसिकली इशूड बाय द गवर्नमेंट to the people, to different merchants or the purchasers of the Indian goods. Interest and profit on foreign capital investment. Foreign capital investment again, interest and capital on foreign investments that were there. Foreign investments किस तरीके से हो रहा था? उसी समय शुरू हो गया था एक तरीके से, you can see some form of FDI, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था. सो दिस इज फाइनेंस कैपिटल फेज. जो लास्ट वाला फेज है उसमें यूसी, तो रेलवेज में और प्लांटेशंस में जो चीज़ें इन्वेस्ट हो रही थी. अच्छा, ये वाला टाइम पीरियड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब हो रहा है, उस समय कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रखा था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. So that was also, the foreign capital was also being invested in that. The other thing that it was being invested was in infrastructure. You've written those points, सारी चीज़ें. और बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट होता था. These were all the constituents of the home charges. Now the extent to which there was drain of wealth that was happening. तो 1758 से 1765 के बीच में, 1758 से 1765 के बीच में, it is basically बिटवीन दी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बीच में, उस टाइम पीरियड में अराउंड 6 मिलियन पाउंड्स was being drained out of India. ठीक है, 6 million pounds was basically it was the amount that was being taken from the Indian rulers and the zamindars. So this was the extent. उसके बाद subsequent time period में कितना हुआ? 1765 के around 1765 से 70 के around 4 million pound. So this 1765 से 1770, ये data you don't have to remember anything. I'm just telling you the extent of money that was being taken from these region. जैसे हमने बात की बंगाल की बात कर रहे हैं. So this is the extent to which the amount was being extorted from the Indian rulers. इस time period में, are you understanding? अभी यहाँ पे ट्रीटी नहीं हुई है, लेकिन किस तरीके से एक्सटॉर्शन हो रहा था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, किस तरीके से पैसे लिए जा रहे थे फ्रॉम द जमींदार, फ्रॉम द इंडियन रूलर्स एंड फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन. सो दिस इज द एक्सटेंट. दिस ओनली टेल्स द फिगर्स ओनली टेल्स द एक्सटेंट टू विच मनी वाज बीइंग टेकन फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरी. ठीक है, इंडियन ट्रेजरी से कैसे वो जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स के जेब में. दैट इज बेसिकली फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अच्छा, इसका ड्रेन ऑफ वेल्थ का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस तरीके से था? You see the things that I am discussing right now, this would be important from the point of view of mains. जैसे कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि होम चार्जेस क्या है, you would know the constituents of the home charges, what all constitutes the home charges. Second thing is कि इफेक्ट क्या था, ड्रेन जो हो रहा था पैसा, ड्रेन ऑफ वेल्थ हैपेंड फ्रॉम द टाइम पीरियड. अब जितने भी फेजेस है ना, इन सब में ड्रेन हो रहा है पैसा. यू नो, इनिशियली मर्केंटाइल फेज को छोड़ के, जब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव था, जैसे ही पॉलिटिकल पावर आया 57 के बाद, हमारा सरप्लस होना बंद हो गया. और जैसे ही इंडस्ट्रियल फेज आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में शिफ्ट हो गया? ब्रिटेन के फेवर में. फाइनेंशियल फेज में भी सेम चीज़ है. सो इसका इफेक्ट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट. वी नो कि एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन हो गया था. एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैड टू शिफ्ट टू एग्रीकल्चर. और टाउन से क्या हो रहा था? टाउन से पीपल वर शिफ्टिंग टू द विलेजेस. अब विलेज ओवर क्राउडेड हो गया. देर आर टू मैनी पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. एंड एग्रीकल्चर में भी एक और चीज़ क्या हो गया था कि एग्रीकल्चर में भी कमर्शियलाइज हो गया था. अब कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? कमर्शियलाइजेशन इज बेसिकली द क्रॉप, द कैश क्रॉप्स वर बीइंग प्रोड्यूस. कैश क्रॉप्स में क्या आ जाता है? टी, कॉफी, जूट. ठीक है, दीज आर ऑल द थिंग्स. जूट, उसके अलावा कॉटन. सो दीज वर ऑल द कमर्शियल क्रॉप्स दैट वर बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो इसकी वजह से भी एक इशू आ गया था. फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था. फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हुआ, इसकी वजह से फेमाइंस बहुत रिकरेंट हो गई थी. फेमाइंस यूज्ड टू बिकम वेरी रिकरेंट. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ी, उसके बाद एग्रीकल्चर और कमर्शियलाइज हो गया. तो कमर्शियलाइजेशन की वजह से कैश क्रॉप्स बढ़ गए. कैश क्रॉप्स की वजह से क्या हो रखा था कि फर्टिलिटी भी कम हो जाती थी. फर्टिलिटी भी कम हो जा रही है. दूसरी चीज़, पैसा किसके हाथ में जा रहा है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के हाथ में. फूड क्रॉप्स काफ़ी कम हो गए, उसकी वजह से देवर रिकरेंट फेमाइंस. सबसे बुरा हुआ था बंगाल में 1770 में, व्हेन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट.
So employment became very less. Just a second. So employment had reduced by this time period. प्रोडक्टिव कैपिटल इंडिया का खत्म कर दिया था इन्होंने. दैट इज द रीजन दैट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रोडक्टिव कैपिटल इन्वेस्ट हुआ ही नहीं कुछ, एवरीथिंग इज बीइंग ड्रेन्ड आउट. पोटेंशियल सरप्लस जो था दैट इज ड्रेन्ड आउट. दैट इज बेसिकली दी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी. सो इट वाज बेसिकली क्या कर दिया था इस समय बाय दिस टाइम पीरियड, पूरी तरीके से इंडिया को फुल फ्लेजेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में टर्न कर रहे थे. तो इंडिया कैसी थी? एग्रीकल्चरली बहुत फ्लरिश करती थी. इंडिया का एग्रीकल्चर वाज आल्सो गुड, इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज आल्सो गुड. यहाँ पे धीरे धीरे उसको किस पे टर्न कर रहे थे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. किस तरीके से? कैपिटलिस्ट कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन से. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कैपिटलिज्म किस तरीके से? कैपिटलिस्ट, आई टेल यू वन थिंग. जैसे क्या हो जा रहा है, कैपिटलिज्म टर्म तुम लोग को समझ में आ रहा है. यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई के हिसाब से वर्क कर रहा है. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस हिसाब से हो रहा था? इंडियन उसकी डिमांड कैसी थी बाहर में? नहीं नहीं, सोशलिस्ट कैसे हो? सोशलिस्ट वुड बी द सोशल वेलफेयर का हो रहा है. नहीं, स्टेट ओन कर रहा है. स्टेट उसकी देखो यहाँ पे स्टेट टेक्निकली क्या है, एक बड़ा है कैपिटलिस्ट इटसेल्फ. यू नो ब्रिटिश क्या था? ब्रिटिश स्टेट इटसेल्फ इज अ बिग कैपिटलिस्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज बेसिकली प्रोडक्शन जो है, इवन इफ इट्स इन दी हैंड्स ऑफ स्टेट, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. जैसे हमने देखा था हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म की कुछ चीजें हैं. कैपिटलिज्म क्या यहाँ पे ओन कौन कर रहा है? टेक्निकली यू देखो, तुम देखो ये प्राइवेट एंटरप्राइज है. सो किसकी प्राइवेट एंटरप्राइज किसके थ्रू ओन कर रही है? क्राउन के थ्रू ओन कर रही है बेसिकली. सो गवर्नमेंट जो फॉर्म हुआ है, दिस इज बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन. इट इज रूलिंग. ठीक है. सो बिफोर 1857 इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन. 1857 के बाद क्राउन टेक्स ओवर. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स वहां से टेक्निकली अब उनका कोई राइट नहीं है. ठीक है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? कैपिटलिस्ट किस तरीके से? कैपिटलिज्म का पर्पस यही है, मार्केट इकोनॉमी पे वर्क कर रहा है. मार्केट इकोनॉमी क्यों इमर्ज की? तुम लोग एक जस्ट फॉर यू टू लाइक जस्ट टेल मी हाउ मार्केट इकोनॉमी इमर्ज. मार्केट इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर एक तरीके से होता है, डिमांड सप्लाई इज वन थिंग, डिमांड एंड सप्लाई. अनदर थिंग इज ओनरशिप ऑफ लैंड. पहले क्या होता था? कस्टमरी राइट्स होते थे. सो जब हम बात करें कस्टमरी राइट्स की, बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग, कस्टमरी राइट मीन्स दैट पीपल दे हैड दी ओनरशिप. ओनरशिप किस सेंस में कि इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन कस्टम्स. इट वॉजंट समथिंग कि देयर वुड बी दिस पर्सन वुड ओन दिस लैंड, बट दिस वॉज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप दे हैड विद द एम्परर. ठीक है. कि मुगल एम्परर होता था उस समय, उसके पहले भी कोई भी रूलर होता था, रूलर का टेक्निकली वो लैंड उसके अंडर है, तो वो कभी भी लोगों को उनके लैंड से एविक्ट नहीं करेगा. वहां पे उनको क्या करना है? उनको जो रेवेन्यू उससे लैंड से जनरेट होगा दैट हैज टू बी पेड. यहाँ कस्टमरी राइट जो ओनरशिप है, किससे? पेजेंट से सीधे शिफ्ट कर दी रेवेन्यू किसके? जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स. सो यहाँ पे अब क्या हो गया? एक सेक्शन आ गया जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स का. अब ये क्या कर रहे हैं? पेजेंट लैंड ओन नहीं कर रहे हैं, कस्टमरी राइट्स हटा दिया, मार्केट इकोनॉमी ला दिया. किस तरीके से? क्योंकि ये सेलेबल बना दिया. ठीक है. लैंड को क्या बना दिया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसीलिए हम बोल रहे हैं सेलेबल. लैंड बिकेम अ सेलेबल कमोडिटी. इट वाज नॉट लाइक दैट बिफोर. It was not like that before. Even during the Mughal time period, it only became saleable during the land revenue system that were introduced. So जब हम revenue farming की बात करते हैं, जो हैस्टिंग्स के टाइम पे आया, उस समय भी एजेंट्स की तरह काम कर रहे थे, जमींदार एजेंट्स की तरह काम करते थे. इट वॉज अ एक्सटेंशन ऑफ इजारेदारी सिस्टम. इट वॉज वेरी सिमिलर टू दैट. इजारेदारी सिस्टम में क्या होता था कि एजेंट्स रख देते थे, उनसे बोलते थे कि मतलब यू हैव टू हाईएस्ट बिडर वाला चीज होता था. यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? हर साल उसको रिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे. वही सेम सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. हर साल करना मुश्किल होता था, उसको 5 साल कर दिया, 5 years के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया. बट उसमें रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, उसको फिर अगेन इट वॉज मेड फॉर 1 year. सो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? इट वॉज कॉन्ट्रैक्चुअल, बट अगेन एट दैट टाइम दे डिड नॉट ओन. बट उससे कोई बहुत खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, फेमीन्स रिकरेंट होते थे. तो फिर जब कॉर्नवालिस आया, उसने डिसाइड किया कि हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना है. रेवेन्यू जनरेट क्यों करना है? रेवेन्यू क्यों जनरेट करना है? क्योंकि पेमेंट करना है. पहली चीज़ है, किसको पे करना है? पे करना है जो भी ऑफिशियल्स हैं इन इंडिया, ऑफिशियल्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. दूसरी चीज़, उनको रेवेन्यू किस चीज़ के लिए चाहिए था? दे यूज टू हैव अ लॉट ऑफ पब्लिक डेट. उसके अलावा भी रेवेन्यू इनको चाहिए था कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि 1793 में जब ये सिस्टम शुरू हो रहा है,
ये 1857 तक इनका कनकर करना कंटिन्यूड था। माइसोर वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, इनके कनकेस्ट कंटिन्यूड थे, तो उसको फंड करने के लिए भी दे नीडेड रेवेन्यू। तो बंगाल का रेवेन्यू यूज्ड टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यू रिमेंबर 1793 के बाद वी हैड द फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर सेकेंड और फोर्थ हुए, फिर वी हैव एंग्लो सिख वॉर, उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन इन्होंने कनकर किए। तो उस चीज़ के लिए भी, कॉन्क्वेस्ट के लिए भी इनको रेवेन्यू की ज़रूरत थी। और उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या करना था, उनको कमर्शलाइज करना था एग्रीकल्चर को। सो सारी चीज़ों के लिए उनको रेवेन्यू की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? अच्छा, हमने बात की कि क्या सिचुएशन थी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। अब एक रिविजनिस्ट व्यू भी होता है। एक व्यू है दादा भाई नौरोजी का और आरसी दत्त का। आरसी दत्त का कौन सा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1901 में उनकी बुक पब्लिश हुई और उसमें पूरा एक्सप्लेन किया। अब इम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी प्रिंट मीडिया के थ्रू कुछ भी आ रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि इंडियंस आर रीडिंग, सो एजुकेटेड इंडियंस आर रीडिंग दोज बुक्स। सो उस तरीके से 1900 के बाद जो एक वेव आया 1900 के बाद कि इंडिया में हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसके बाद 1905 में यूसी, जैसे हमने बात की थी ना, हमने भी डिस्कशन नहीं किया, देवर एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। आई थिंक यू माइट बी अवेयर, इतना तुम लोगों को यू माइट बी अवेयर कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स होते थे कांग्रेस में। विल टॉक अबाउट इट। तो किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट वर दी वंस हु डिसाइडेड कि हमारे यहाँ से ड्रेन हो रहा है, सो वी नीड टू हैव आवर ओन इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। सो इसीलिए 1900 के टाइम पीरियड में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में शुरू होता है। बट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज हैपनिंग इन ब्रिटेन, वी डिड नॉट सी अ corresponding development in India because we did not have any kind of technological development. Are you understanding the thing that you were saying कि 200 साल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय डेवलपमेंट ब्रिटेन में भी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जैसे ही डेवलपमेंट शुरू हुआ वो रिफ्लेक्ट करने लगा उनकी इकोनॉमी में, लेकिन वो कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं लेके आए बिकॉज दे वुड ऑब्वियसली नॉट वांट, दे वांटेड कॉलोनी एज अ मार्केट, नॉट एज अ प्लेस वेयर दे वुड बी इन्वेस्टिंग, जहाँ से कुछ उनको मिलेगा। इंडिया के, अब पहले इंडिया से फिनिश प्रोडक्ट हो रहा था एक्सपोर्ट, अब इंडिया बिकेम मार्केट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मार्केट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, और हमारे यहाँ से क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। दैट इज द सिचुएशन दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम पीरियड। ठीक है, सो एक्सप्लॉयटेशन। अब लोकल आर्टिजन्स का क्या ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड, जब पॉलिटिकल कंट्रोल था। अब यहाँ पे क्या हो रखा था, हमने बात की आर्टिजन्स के साथ क्या होता था कि इन लोगों ने क्या शुरू किया कि जो लोकल आर्टिजन्स थे इन्होंने कमर्शियलाइज करना शुरू किया। कमर्शियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, कमर्शियलाइज क्या किया, जैसे कॉटन प्लांटेशंस होते थे, प्लांटेशंस तुम लोग समझ रहे हो, प्लांटेशंस अलग अलग कैश क्रॉप्स के प्लांटेशंस हैं। यहाँ पे दो हो गए, प्लांटर्स हो गए, ठीक है, और उसमें हो गए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, द वर्कर्स दैट आर देयर। अब ये बहुत ही ऐसी रिलेशनशिप थी, वर्कर्स दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। कैश क्रॉप्स में जो भी होते थे, फॉर इंस्टेंस कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है या जूट का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई और कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर इंस्टेंस इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्लांटेशन इस तरीके से वर्क करता था कि दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स इन अ वेरी बैड कंडीशन। एंड वर्कर्स, अब इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे हो गई है, बिकॉज पीपल आर्टिजन्स दे अ लॉट ऑफ देम वर लूजिंग देयर जॉब्स एज वेल, अ लॉट ऑफ पीपल दे ऑल शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कुछ लोगों के पास है who had control of land, ठीक है, some people had control of land, the people who did not have control of land they become tenants, so they have to work on these agricultural lands. So this is what happened in the plantation situation. अब ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, प्लांटर कंट्रोल कर रहा है, कॉटन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, और इस पे एम्प्लॉयड कौन है, वर्कर्स। वर्कर्स कहाँ से आ रहे हैं, जिनकी जॉब छूटी है वही होंगे वर्कर्स। सो दीज आर द पीपल हु आर वर्किंग। नाउ व्हाट वाज द सिचुएशन, अब वीवर्स, मान लो वहाँ पे वीवर्स हैं, अब कॉटन उसको चाहिए बनाने के लिए टेक्सटाइल, कॉटन इतनी हाई प्राइस पे उसको देगा वीवर को कि वीवर जब उसको सेल करेगा अल्टीमेटली टेक्सटाइल को, तो उसमें बहुत ही कम पैसा, उसको समझ लो उसने 100 रुपीज़ का खरीदा एंड 110 का वो सेल कर रहा है उसको कोई भी चीज़ का, तो उसमें जो उसका प्रॉफिट है दैट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। इतने हाई प्राइस पे रॉ मटेरियल्स देते थे बिकॉज ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन ये कंट्रोल कर रहे हैं, कौन, ब्रिटिशर्स। सो दे वर दी वंस, दे हैड दी प्लांटर्स, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करते थे, और जो वीवर्स थे दे वर नॉट द पीपल, द वीवर्स, दे हैड टू टेक रॉ मटेरियल्स एट अ वेरी हाई प्राइस फ्रॉम द प्लांटर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि कैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ,
कमर्शियलाइजेशन के बाद कैसे रॉ मटेरियल्स का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, प्लांटर्स के पास आ गया। ये प्लांटर्स जनरली कौन होते थे, ये ब्रिटिश के एजेंट्स हो गए, ठीक है। सो दीज आर द ब्रिटिश एजेंट्स। वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ये इंडियंस हैं, तो उनको उनकी ही कंडीशन मिजरेबल थी। अब ये कॉटन जो रॉ मटेरियल अगर वीवर्स के पास आता था, सो दे वुड अर्न वेरी लेस, उससे टेक्सटाइल बन के बहुत कम आता था, तो धीरे धीरे दे ऑल्सो स्टार्टेड लूजिंग देयर जॉब्स। सो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किस तरीके से पैसा जा रहा है, सरप्लस जा रहा है, उसके अलावा पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स। सो हाउ वाज इट अफेक्टिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। वीवर्स का कैसे इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग कंसिडरेबल प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उसमें मेहनत ज्यादा लग रही है बट देयर इज नो सब्सटेंशियल प्रॉफिट दैट दे आर अर्निंग आउट ऑफ इट। द अदर थिंग दैट वाज देयर कि एलिमिनेशन हो गया कंपटीशन का। अच्छा, एलिमिनेशन कंपटीशन का किस तरीके से शुरू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग। जैसे जैसे कंट्रोल आया, जो ब्रिटिश कमोडिटीज आती थी बाहर से, ब्रिटिश कमोडिटीज आ रही है, उस पर टैक्सेस, दे वर वेरी मिनिमल टैक्सेस दैट वर देयर, ठीक है, मिनिमल टैक्सेस दैट वर देयर। जो इंडियन कमोडिटीज होती थी उस पे हाई टैक्सेशन, हाई टैरिफ रेट्स, हाई टैक्सेशन। सो इंडियन गुड्स पे हाई टैक्सेस, इस पे लो टू वेरी लेस टू मिनिमल टैक्स, ठीक है, ब्रिटिश कमोडिटीज पे। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने जो ट्रेड था उसको फ्री ट्रेड कर दिया था, अपनी कमोडिटीज फ्रीली ट्रेड होंगी, उसमें टैक्सेस नहीं है। जो इंडियन कमोडिटीज इंडिया में सेल हो रही थी और जो बाहर सेल हो रही थी उस पे हाई टैक्सेस। सो जब टैक्सेस बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली उसका टोटल जो कॉस्ट के बाद प्राइस, उसमें टैक्सेस का ऐड हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे हैड वेरी लेस tariff on their products and most of the time they used to be free trade. You remember when we talked about the free trade thing during the time period of later Mughals, हमने बात की, तो वही, हाँ, तो सबके टाइम पे तो ये अपनी कमोडिटीज के लिए फ्री ट्रेड करते थे। इंडिया से जो चीज अगर इनको अपनी लिए एक्सपोर्ट करना है तो वो फ्रीली करते थे, और इंडियन कमोडिटीज जो इंडिया में रहती थी उस पर टैक्सेस बढ़ा देते थे। सो दिस इज व्हाट दे वर डूइंग कि कोई भी प्रोडक्ट्स, फॉर इंस्टेंस रॉ मटेरियल्स पे टैक्सेशन नहीं रहेगा लेकिन फिनिश गुड्स पे टैक्सेशन रहेगा। सो दिस वाज द सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाटएवर थिंग दे नीड फॉर देयर ओन कॉस्ट, जो उनके कॉस्ट में ऐड होगा वहां पे फ्री ट्रेड कर दिया, और जो फिनिश गुड्स है वहां पे टैक्सेशन बढ़ा दिया, बट किस पे, इंडियन कमोडिटीज पे। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। द अदर थिंग इज दे मोनोपोलाइज्ड रॉ कॉटन। मैंने यही बात की ना, मोनोपोली रॉ कॉटन पे हो गई तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज करते थे, इसका कॉटन का बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते थे, और वीवर के लिए टू पे दैट प्राइस इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाई दे वर बेसिकली, वीवर्स वर incurring loss during this time period. Have you understood यहाँ तक पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ और क्या सिचुएशन था एग्रीकल्चर का, बंगाल में क्या सिचुएशन था, कॉटन को मोनोपोलाइज कर लिया गया था, और कॉटन पे मोनोपोली की वजह से what they used to do, the planters they used to charge very high price for the raw material. So Indian weavers के साथ क्या होता था कि Indian weavers, because the cost of cotton would be very high, so they could not earn enough money out of it. So that is why they were suffering during this time period. Coming to the third phase, industrial capitalism. अब यहाँ पे पॉइंट आउट किया आरसी दत्त ने, आरसी दत्त की बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर आरसी दत्त का और दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू रिमेंबर इट। सो यहाँ पे आरसी दत्त ने पॉइंट आउट किया था क्या चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी थी ब्रिटेन में 1812 में, इन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स could be replaced by the British cheap made goods. इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को किस तरीके से रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय ब्रिटिश गुड्स, बेसिकली मशीन मेड गुड्स. So there was this thing that was being discussed in the parliamentary select committee कि कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स उसको रिप्लेस करेंगे एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज. इंडियन इंडस्ट्रीज क्या थी, इंडियन में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं था, तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसके एक्सपेंस पे किसको बढ़ावा दिया गया, ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स.
तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया? मर्केंटाइल फेज, फर्स्ट और सेकेंड फेज जो था मर्केंटाइल, पॉलिटिकल पावर जब आया तो इंडियन रेवेन्यू से पेमेंट शुरू किया। उस समय भी फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया से जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया था। थर्ड फेज में यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ से इंडिया से क्या चीज जा रही है, इंडिया से रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं, इंडिया से रॉ मटेरियल्स जा रही है, और ब्रिटेन से क्या आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है, फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है। हमारा इंडिया क्या, इंडिया बिकेम मार्केट, इंडिया बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मार्केट फॉर देम, फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स। यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज हैपनिंग इन ब्रिटेन, लेकिन subsequent industrial revolution did not happen in India because the money was surplus, money was not invested back in India. Now coming to why did it happen, first thing industrial revolution। एक और चीज़ है 1813 में रेगुलेशन, ठीक है, 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ था। चार्टर एक्ट में अभी मेन चीज़ हमें यहाँ पे 1813 रेगुलेशन में समझना क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। 1813 में what was being done, if you guys have written I'll just explain it to you। 1813, हाँ write it down। So 1813 में what happened during that time period, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब तुम लोग ये चीज़ समझो, उस समय क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे, जो और मर्चेंट्स थे, दे वर डिफरेंट अदर मर्चेंट्स इन दी इंग्लैंड। अब उनको क्या प्रॉब्लम थी कि दे ऑल्सो वांटेड टू बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड। सो व्हाट दे आस्क्ड पार्लियामेंट कि वी ऑल्सो वांट टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। सो पार्लियामेंट डिसाइडेड कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है उसको खत्म किया जाए। अब जितने भी मर्चेंट्स हैं इंग्लैंड के, दे वुड ऑल बी अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, सबको प्रॉफिट चाहिए था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि नाउ ऑल द मर्चेंट्स वर अलाउड टू ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी मोनोपोली, टी ट्रेड में रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, इंडिया के टी ट्रेड में, उसके अलावा सारी मोनोपोली उसकी खत्म कर दी गई। तो इसकी वजह से अब क्या, इट हैड ओपन वे फॉर अदर मर्चेंट्स इन ब्रिटेन। सो आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि फ्लडिंग क्या होगा, फ्लड क्या करेगा, मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम पीरियड। नॉमिनल टैरिफ रेट्स, ब्रिटिश गुड्स जो आ रहे थे, जो ब्रिटिश गुड्स इंडिया में आ रहे थे उसमें नॉमिनल टैरिफ रेट्स थे। अब टैरिफ रेट बहुत कम रहेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि ब्रिटिश गुड्स की प्राइस बहुत कम रहेगी। अच्छा, जो इंडिया के गुड्स होते थे, इंडियन गुड्स पे यहाँ पे हाई रखते थे टैरिफ रेट। सो हाई टैरिफ रेट की वजह से क्या होता था कि इंडियन गुड्स यूज टू बी एक्सपेंसिव। सो इसी वजह से मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन used to be sold because the price would become less। Are you understanding? Nominal tariff rates जो उनके वहाँ से आ रहा है, जो इंडियन गुड्स में है, वो इंडिया में भी उसके ऊपर हाई टैरिफ रेट है, और अगर इसको बाहर, इंडियन गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करना है, उस पर भी हाई टैरिफ रेट है। तो ऑब्वियसली इट इज वर्किंग ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल, प्राइस बढ़ा, उसकी डिमांड कम हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स। आई यू अंडरस्टैंडिंग कि कैपिटलिज्म कैसे वर्क कर रहा है? आई यू अंडरस्टैंडिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किस तरीके से उन्होंने बना दिया था? बिकॉज ये पूरा मार्केट के बेसिस पे चल रहा है। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। सो द डिमांड वुड ऑब्वियसली डिक्रीज ऑफ अ कमोडिटी इफ द प्राइस इंक्रीजेस। सो टैरिफ रेट इंक्रीज करने से इंडियन गुड्स की प्राइस बढ़ा दी, अपने में टैरिफ रेट बहुत कम रखा तो इनकी डिमांड बढ़ गई ब्रिटिश गुड्स की। सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम पीरियड। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म फेज, यू अंडरस्टूड दिस फेज? हाँ, so Sunny, so you're right. So EIC had control on the tea trade in India, tea monopoly in China as well as India. ठीक है, so वो जो monopoly थी that was removed in 1833. So one of the students, like the thing that you asked, so the tea monopoly, they had monopoly on tea trade with China. So that monopoly was completely taken away in 1833 regulation. ठीक है, they had the monopoly on tea trade with China, that was removed in 1833. अब 1813 में और भी regulations थे. Important इसमें क्या है कि important इस चीज़ में पहली चीज़ ये है कि चार्टर एक्ट जो पास हुआ था उसमें इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई इंडियन ट्रेड में. The other thing that was there, Christian missionaries were allowed to come. Christian missionaries को एक formal recognition मिल गई, they can come and promote Christianity during this time period. So एक ये टाइम पीरियड ऐसा भी होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कन्वर्जन शुरू हुए थे
ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. विल टॉक अबाउट इट सेपरेटली कि क्रिश्चियन मिशनरीज को लाने का एक पर्पस भी ये था कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को भी स्प्रेड करना था. इसीलिए यू सी इन अ लॉट ऑफ रीजन्स, इवन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन and the tribal regions where you see Christianity a lot, because those people they were being converted in the very initial stage. Mostly क्या करते थे, because इस समय lower caste was suffering a lot during this time period, so they used to convert a lot of people into Christianity. So Christian missionaries को भी allow कर दिया था 1813 एक्ट में. ये बहुत important है. 1813 एक्ट में हम लोग separately discuss करेंगे क्या क्या changes आया. इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी हमारा टॉपिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि मर्चेंट्स को अलाउ कर दिया गया और सारे मर्चेंट्स को ट्रेड करने के लिए. कमिंग, इज देयर एनी कंफ्यूजन? यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स नाउ? ये these are the things that we talked about. Industrial revolution, 1913 regulations, nominal tariff rates on their goods and high tariff rates on Indian goods. So these were the things that led to the transformation during this time period. ठीक है, should I move ahead? फोर्थ पीरियड, ये फाइनेंस कैपिटल फेज. अब फाइनेंस कैपिटल फेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस समय क्या हो गया था बाय दिस टाइम पीरियड? अब हम लेट 1800s की बात कर रहे हैं. लेट 1800s बेसिकली 1880s के बाद का टाइम पीरियड. बाय दिस टाइम पीरियड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन रीजन्स, यूरोपियन कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज हैड सीन इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में शुरू हुआ वहाँ से धीरे धीरे इट स्प्रेड टू अदर कंट्रीज. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज हैपनिंग अक्रॉस यूरोप. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड हैपेंड अक्रॉस यूरोप. अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो सब जगह मार्केट, सबको मार्केट चाहिए. अब तो यहाँ पे एक नया what started now with the industrial revolution in Europe is now all the European powers they wanted market, and there was again a struggle for having more and more colonies, because these colonies would eventually act as market. So all the European powers, there was a fight for colonies that got renewed. So इस समय क्या होता है कि Britain was not the only industrial power during this time period, and other European nations started industrializing themselves. अब यहाँ पे exclusive search for colonies started and exclusive कंट्रोल ऑफ द इम्पीरियलिस्ट कंट्री कुड बी एक्सरसाइज. तो धीरे धीरे इन सब ने अपना एक्सपेंशन शुरू किया अलग अलग रीजन में. ब्रिटिश के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट थी. इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी बिकॉज इट वॉज लाइक दे यूज टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडियन ट्रेड. सो इंडिया वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलोनी फॉर द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. सो यहाँ पे अब उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमें कंसोलिडेट करना है, अगर हमें ज़्यादा पैसा वो करना है तो क्या करना होगा, इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा. सो दिस इज द रीजन दैट दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बिकॉज उनका अभी पर्पस क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से होम कंट्री में ले जाओ. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया इंपॉर्टेंट कॉलोनी है तो उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट शुरू किया. दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन देयर वर इन्वेस्टमेंट इन रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा था. उसके अलावा देयर वर ऑल्सो अदर थिंग्स दैट वर हैपनिंग. इन्वेस्टमेंट वॉज हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, इन्वेस्टमेंट वॉज हैपनिंग इन डिफरेंट अदर रीजन्स. ठीक है, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो रहा था. Other developments were also happening during this time period. Print media was also developing. Print media वहाँ पे कैसे डेवलप हुआ? धीरे धीरे जो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी है वो इवेंचुअली इंडिया में भी आना शुरू हुई. प्रिंट मीडिया जब धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ तो वो बाद में आई. अच्छा, प्रिंटिंग मीडिया से उन्हें क्या था कि बेसिक पर्पस था एजुकेशन के थ्रू चीज़ों को स्प्रेड करना, इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड करना. बट वो मीडिया व्हाट इट स्टार्टेड डूइंग, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इवेंचुअली. सो प्रिंट मीडिया का, प्रिंट का पर्पस क्या है कि एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन देना इंडियंस को. लेकिन इवेंचुअली उसी के थ्रू व्हाट हैपेंड, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स स्टार्टेड. इंडियंस ने अपना जर्नल्स और ये सारी चीज़ें स्टार्ट की. ठीक है, सो देयर इज इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम एंड एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. नाउ द अदर फीचर इज there was decline of handicrafts, complete decline of handicrafts also, decline of handicraft industry. So we have talked about it, किस तरीके से completely decline हो गया था during the financial capital phase. So please understand this phase. This phase is basically the time period when investment is happening in different sectors. You've written these things. अच्छा, consequences क्या थे Indian handicraft industry? Just a second, I think there's some problem again in the video. So Indian handicraft industry decline कर गई थी. They had to face, come in.
Like the class is almost over. So Indian handicraft industries were suffering deindustrialization. We have talked about deindustrialization in detail. The consequence of this. ये बेसिकली क्या था दी फाइनेंस कैपिटल फेज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक डेवलपमेंट्स दैट वर हैपनिंग इन दी फाइनेंस कैपिटल फेज. कंसिक्वेंस क्या था इसका, कंसिक्वेंसेस क्या थे, हम लोग कंसिक्वेंसेस ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया डिड नॉट सी इंडस्ट्रियल फेज बिकॉज सरप्लस वॉज इन्वेस्टेड. Surplus had been taken away. Surplus was never invested back in India. जो विलेज इकोनॉमी थी वो सफ़र की थी, ठीक है. विलेज इकोनॉमी, विलेज ओवर क्राउडिंग. ओवर क्राउडिंग क्यों? बिकॉज द पीपल हु वर लूजिंग देयर जॉब्स, जो टाउन्स में थे, दे वर अगेन कमिंग बैक टू इंडिया. तो विलेज में ओवर क्राउडिंग हो गया, ठीक है. दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल द ड्रेन ऑफ वेल्थ दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ. कैश क्रॉप्स की वजह से व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, कैश क्रॉप्स में बेसिकली बहुत सारे कमर्शियल क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हुए. फूड क्रॉप्स कम हो गए. फेमाइंस रिकरेंट हो गई. अच्छा, एक और चीज़ इसके साथ हो गई. फेमाइंस तो रिकरेंट हो गई, इसके साथ एक और चीज़ थी, क्योंकि पीपल यूज टू बी वेरी इम्पावरिज्ड. उनकी हेल्थ बहुत अफेक्टेड होती थी, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो चुका था. तो इस समय बहुत सारे एपिडेमिक्स आए थे. तो जैसे अभी हम देख रहे हैं ना एपिडेमिक, ऐसे उस समय कॉलरा एपिडेमिक बहुत ही रिकरेंट होता था. एंड इट यूज टू वाइप आउट पॉपुलेशन लाइक एनीथिंग. कॉलरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स. सो व्हाट वाज द रीजन? फैमिन वाज वन ऑफ द रीजंस. और उसकी वजह से क्या होता था? बिकॉज पॉपुलेशन वाज इम्पावरिज्ड. Population was impoverished. So what used to happen? A lot of epidemics used to become recurrent. So epidemics में क्या हो जाता है? Cholera, plague, smallpox, they become very recurrent. और ये बहुत बड़ा एक challenge हो गया था ब्रिटिश के लिए during that time period. Cholera, plague, smallpox, they became very recurrent during this time period. Commercialization की वजह से जो consumption था, अब वो काफ़ी हद तक commercialization, obviously commercialization would also lead to decreased cash crops. Commercialization, consumption जो था, consumption in village बहुत कम हो गया. और the people become impoverished because of commercialization itself, ठीक है. people became impoverished because cash crops का से जो benefit होता था, that used to go with the planters, ठीक है. जो वहाँ पे काम करते होते थे वर्कर्स, उनको उतना पैसा मिलता नहीं था. they had to work for long hours. So commercialization what it did, it impoverished people in what sense? Because इतना होता ही नहीं था. फूड क्रॉप्स जो था, it wasn't even enough for subsistence. फूड क्रॉप्स जो प्रोडक्शन होता था, not barely enough for subsistence. For subsistence. So these were all the consequences of how the drain of wealth happened, ठीक है. These are all the consequences of the drain of wealth happened. Now the kind of crops that were being cultivated, बहुत important है ये चीज़. I'll just write down the, ये you've understood. Deindustrialization हमने properly बात कर ली है. Deindustrialization की, विलेज का हम क्यों ओवर क्राउड हुआ, सारे लोगों की जॉब्स जब गई तो एवरीबडी वुड बी इन्वॉल्व इन विलेज. बट एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, वहाँ पे कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत रिड्यूस हो गई. तो कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए. इनफर्टिलिटी, लैंड इनफर्टाइल हो जाता है. दूसरी चीज़ क्या है कि लोगों कैश क्रॉप्स कम हुआ, फूड क्रॉप्स कम हुआ, सॉरी फूड क्रॉप्स कम हुए, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम है. तो डिपेंडेंसी लोगों की क्या हो गई, उसका फूड क्रॉप्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी. तो लोग इम्पावरिज्ड हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है. सो इट इवेंचुअली लीड्स टू अ लॉट ऑफ फेमाइन लाइक सिचुएशन हो गया. एंड इट ऑल्सो लेड टू, इज दैट लाइक anything you guys want to write from this? It's you know. So I'll just move the slide now. Pattern of commercialization of agriculture. This is very important. Please ये वाला जो point है, this you need to know कि किस टाइप के क्रॉप्स की नीड, कैश क्रॉप्स की नीड किस हिसाब से होती थी. अगेन ये डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा वर्क कर रहा था. अब इंडिया को क्या कर दिया गया, कमर्शियलाइजेशन हो गया क्रॉप्स का, डिमांड सप्लाई पे वर्क कर रहा है. फूड क्रॉप्स की कमी हो गई. अब क्या कर रहे थे ये लोग, कॉटन की प्रोडक्शन हो रही थी डेक्कन में,
क्यों? यूएस में सिविल वॉर हो रहा था, तो यूएस में जब सिविल वॉर चल रहा था तो वहां पे कॉटन प्रोडक्शन होता था, बट बिकॉज ऑफ सिविल वॉर वहां से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, तो क्या किया इन्होंने, कॉटन प्रोडक्शन कहाँ पे शुरू कर दिया? इंडिया में। यही चीज किया, जैसे ही वहां पे सिविल वॉर एंड हुआ, यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन बंद कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होता था? इसका इफेक्ट पेजेंट्री में ये होता था कि उनको जब कॉटन का बूम हुआ तो उसकी डिमांड बढ़ गई। सडनली जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ उसकी डिमांड कम हो गई, तो दे हैड टू इनकर अ लॉट ऑफ लॉसेस, दी पेजेंट्री हैड टू इनकर अ लॉट ऑफ लॉसेस। जब बूम हुआ तो उसका फायदा हुआ, जब उसका सडनली डिक्लाइन हुआ, बिकॉज जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ कॉटन का डिमांड कम हुआ, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू प्लांटर्स, दे यूज्ड टू आस्क देम, पहले एनकरेज करते थे प्लांटेशन के लिए, फिर कहते थे कि वी डोंट नीड इट। सो वो वहां पे वो क्या करेगा, जो पेजेंट है वो क्या करेगा, दे हैव टू सेल इट ऑफ एट अ वेरी लो प्राइस, दे हैव नो अदर ऑप्शन। सो दिस हैपेंड। डेक्कन रीजन कौन सा? ये महाराष्ट्र रीजन पूरा, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता था। जूट का बंगाल में प्रोडक्शन होता था, ठीक है। अब ये सारे क्या है, अब यू आर अंडरस्टैंडिंग, दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स। सो दिस इज बेसिकली हैपनिंग ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल फेज। रॉ मटेरियल्स यहाँ से ले जा रहे हैं कहाँ पे? बाहर। फर्स्ट थिंग दैट रॉ मटेरियल वाज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बैक इन ब्रिटेन। अदर रीजंस दैट रॉ मटेरियल्स वर यूज्ड, ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे दूसरी कंट्रीज में। जैसे इंडिया में प्रोडक्शन होता था ओपियम का, चाइना में जब तक डिमांड थी, तो 1900 तक ओपियम की डिमांड थी चाइना में। जैसे ही उसकी डिमांड खत्म हुई, दे स्टॉप्ड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग, इट इज वर्किंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। इंडिगो का कल्टिवेशन होता था बंगाल में, फिर ब्राजील में सिंथेटिक डाई आ गया, तो जैसे सिंथेटिक डाई का प्रोडक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे इंडिगो का कल्टिवेशन बंद हो गया। इसीलिए हम बात करेंगे इंडिगो रिवॉल्ट की भी बात करेंगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। वील ऑल्सो when we talk about the peasant and the peasant revolt, we'll also talk about the indigo revolt that happened, ठीक है। सो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था, जैसे सिंथेटिक डाई आया उसका प्रोडक्शन बंद हो गया। सेम विद ओपियम। अच्छा, वीट का प्रोडक्शन ये कहाँ पे करते थे? महाराष्ट्र में, जहाँ पे टेक्निकली द सॉइल वाज नॉट मेंट फॉर वीट प्रोडक्शन, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपोर्टिंग इट टू द अदर कंट्रीज दे यूज्ड टू प्रोड्यूस। सो व्हाट इट यूज्ड टू लीड, इट यूज्ड टू लीड इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती थी सॉइल की, इनफर्टाइल हो जाता था सॉइल, और कैश क्रॉप्स के प्रोडक्शन की वजह से फूड क्रॉप्स काफ़ी कम हो गए थे। Another thing that was there, Bengal rice was exported to China and Southeast Asia. So these are some of the commodities. Just remember the names, because kabhi na they ask what were the kind of commodities that were exported from India. So these are some of the questions that they usually could ask in exam. So remember how like what kind of cash crops were there. उनका कैश क्रॉप्स का जब डिमांड है तो दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पे क्या है, कमर्शियलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये अपनी मर्जी से करते थे। जब उनको बोला, पेजेंट्स को बोला कि तुमको ये प्रोड्यूस करना है, दे विल हैव टू प्रोड्यूस। जब तक प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, जैसे ही उसका डिमांड खत्म हुआ, दे यूज्ड टू आस्क देम टू डिसकंटिन्यू प्रोड्यूसिंग दैट कैश क्रॉप एंड दे हैड टू इनकर लॉसेस। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द एग्रीकल्चर एट दैट टाइम पीरियड। एग्रीकल्चर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। व्हाट इज हैपनिंग, द पीपल हु ऑलरेडी हैव लैंड दे हैव टू हैव कैश क्रॉप्स। जो और बचे आर्टिजन्स और वो हैंडीक्राफ्ट्स थे, उनको क्या करना पड़ा है, वो टेनेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव लैंड। So they are working at a very low price because everybody, whoever was losing jobs, town से सब कहाँ पे आ गए हैं, सारे village में आ गए हैं। So village overcrowd हो गया है and agriculture is getting overcrowded. You've understood this thing, pattern of commercialization of agriculture, किस तरीके से commercialize हुआ था। तो infertility आई, बहुत ही ज़्यादा जो लैंड होता था इट बिकेम इनफर्टाइल बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। फॉर इंस्टेंस यू अंडरस्टैंड कि वीट का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में इट्स नॉट मेंट, बट दे आर प्रोड्यूसिंग इट इन दैट रीजन। सो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ कैश क्रॉप्स, the way the production was happening, the land was becoming infertile. So अब infertile हो गया लैंड, तो क्या होगा, उस पर कैश क्रॉप्स की जगह फूड क्रॉप्स भी नहीं बन पाएंगे। तो लैंड की कमी हो रही है ना धीरे धीरे, जब रीजन इनफर्टाइल हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, तो उसमें लैंड की कमी हो रही है, तो उस रीजन में फूड क्रॉप्स का भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग। अब इसकी वजह से क्या था कि कंडीशंस बहुत बुरी हो गई थी। जो बाहर से जितने लोगों ने जॉब्स लूज की थी, द पीपल हु हैड लॉस्ट जॉब्स, दे हैड टू वर्क एट वेरी लो वेजेस, सो देयर कंडीशन वाज बैड and it had increased a lot of landless laborers. Landless laborers बहुत सारे increase हो गए थे during this time period. अच्छा, landless laborers क्यों increase हो गए थे? You know, very important, land revenue system की वजह से भी mainly people became landless because what was being done? The landlords, they had the control of the land during this time period. Now अब यहाँ तक चारों phases you've understood, all the 4 phases क्या क्या चीज़ें थी. We'll just have a quick recap of all the phases.
and we are left with land revenue policy. Do you guys want a break or do you want me to continue the land revenue policy in next lecture? Continue करो तो it's okay. तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अगर तुम लोगों को बीच में ब्रेक चाहिए so we can take a 10 minutes or 5 minutes break and we can continue with the land revenue policy today itself. क्या हो? Like just tell me so I will do accordingly land revenue policy. It's okay, 5 मिनट का तुम लोग ब्रेक ले लो. I'll just explain जो बचा हुआ था to the students who are online. You take a 5 minutes break and you tell me if you want me to continue with the land revenue policy half an hour. Continue कर लूँ. Half you can take a break if you want 10 minutes का break you can take break. ठीक है, otherwise because I feel like कि ये बहुत बड़ा नहीं है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में. बेसिकली विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज 3. हाँ ये इंपॉर्टेंट है. सो यू गाइस टेक अ 5 minutes ब्रेक. तब तक मैं क्या करती हूँ, देयर स्टूडेंट्स हु मिस्ड अ फ्यू थिंग्स सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू देम. इफ यू वांट टू ईट समथिंग और एनीथिंग यू कैन गो फॉर नाउ. So for the students who missed in between, I'll just repeat whatever I had explained to you during this time period. So we'll just go back. We'll start in like 5 minutes. You guys can have. So we were talking for the ones who missed a few slides during the lecture. So we were talking about the drain of wealth first of all. First thing that we talked about was drain of wealth. किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ इन डिफरेंट फेजेस, मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज एंड फाइनेंशियल फेज. द सेकेंड थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुआ. वी नेवर सॉ द इंडस्ट्रियल फेज व्हेन ब्रिटेन वाज हैविंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट वाज बिकॉज व्हाट वाज हैपनिंग, द ड्रेन surplus was not being invested. Surplus is not being invested. The second thing was the handicraft industries had suffered a lot during this time period. And the other thing was that there was no technological development that happened in India. There was no investment that happened in the technology during that time period. So we saw the phase of deindustrialization. We did not see deindustrialization. बहुत important है कि ऐसे होता है, cottage industry से एक फेज आता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है एंड देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट एंड देन देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो छोटी इंडस्ट्रीज से कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से इंडस्ट्रीज में. बट दिस वी डिड नॉट सी दिस बिकॉज देयर वाज नो मनी दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड. मनी इज नॉट बीइंग इन्वेस्टेड इन the industries or the technology. So we saw what happened in India. Instead of industrialization, people went from the towns, they went back to the village. They went back to the village and they got absorbed in the village itself. So village mein hi already it was overcrowded, and then the people who were there in towns, they had to again shift back to village and they had to resort to agriculture. So this was the phase of deindustrialization. You guys are understanding these things na? Sara ye cheez clear hai? The different phases that were there. I think some of them missed the Jajmani system. So Jajmani system we discussed. Jajmani system used to be a kind of mutual relationship that was there between the higher caste and the low caste. So lower caste people, they used to provide services to the higher caste, and in return they used to get things in cash and kind. So that is how the system worked. So there was this mutual understanding. अच्छा, Jajmani system के बारे में there's one thing that it itself was a exploitative practice. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, it is basically it was exploitative for the people in a sense that the ones who were at lower caste, it is basically a caste bias that was there. Caste bias in a sense कि people who are occupied in who have an occupation like weavers and barbers हैं, so there is a caste distinction that is there between the high caste and the low caste. So during this time period, what was happening, I think exploitative would not be the right word, but it was majorly the caste distinctions were very strong at that time period, very dominant at that time period. Not exploitative, sorry, I used the wrong term. So it wasn't exploitative, but it was very dominant. So ये जो caste hierarchy था ना, ये differences, it used to differentiate between the different castes that were there. So this was one of the features of Jajmani system. But ये क्या था system, it used to somehow provide the employment to those castes. ठीक है कि what was happening कि they were not unemployed, they used to give services, provide services, and in return they used to get money.
जब धीरे धीरे ब्रिटिश के आने के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया था, बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन कर गया था, तो these people who were involved in these services, they again had to go back to some other jobs. So this was the situation during this time period, during the British time period. We have discussed, I think, the mercantile phase, and we have discussed, I think, the people who are seeing online. I think that is the time that the slides were, like, the video was working. So we won't discuss it in detail. Do you guys have any other confusion with regard to the different phases? Is there anything that, like, is not clear? Okay, you can write it down. 1813 regulation, you are understanding 1813 regulation? इसमें हमने मेन चीज डिस्कस कर लिया चार्टर एक्ट में क्या चीज था जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल फेज में इट हैड फ्लरिश्ड. ड्रेन ऑफ वेल्थ यू अंडरस्टूड ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ की इक्विवेलेंट रिटर्न नहीं था, सरप्लस को इन्वेस्ट नहीं किया गया. यू अंडरस्टूड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई, टेक्नोलॉजी किस लिए नहीं आई.